रिवेंजर्स एक बहुत बेस्ट एनिमे है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई इसमें हमें दिखाई गई हैं अमेजिंग गैंग्स जैसे टोमन, तेंजिकु, ब्राह्मण, टोक्यो मांजी सेकेंड जनरेशन, कांटो मांजी गैंग जैसी गैंग हमें इस एनिमे में दिखाई गई हैं। फाइट्स की बात करें तो वेलहेला वर्सेस टोमन देख लो, माइकी वर्सेस इजाना देख लो, या टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस कांटो मांजी गैंग देख लो। हर एक चीज एक एब्सोल्यूट सिनेमा था। प्यार की भी बात कर लेते हैं तो ताकीमिची और हिनाता का प्यार देखो कि भाई ताकीमिची उसके लिए एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी बार ही टाइम लीप करता है भाई। तो इससे बड़ा प्यार का एग्जाम्पल और क्या लोगे? तुम्हें दोस्ती देखनी है तो तुम माइकी ड्रेकन की, इजाना काकुचो की, स्माइली एंग्री की, किसाकी हानमा की, या फिर ताकेमिची और चिफुयू की देख लो। हर एक चीज इस एनिमे में बहुत ही परफेक्ट दिखाया गया। एक और चीज है जो कि कुछ ज्यादा ही परफेक्ट दिखाए गए हैं, इसके कैरेक्टर्स। हाँ भाई, अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं टोक्यो रिवेंजर्स में, और आज हम उन्हीं टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो सिर्फ ये नहीं कि पावर के बेसिस पे है, मतलब कि अगर सबसे ताकतवर है तो वो नंबर 1 पे है, ऐसा नहीं होगा भाई। उसके कैरेक्टर आर्क, उसके भाई मांगा, एनिमे, भाई उसकी फीलिंग्स, उसका करेज, हर एक चीज को मैंने सम अप किया, उसके बाद एक लिस्ट बनाई है, तब मैंने ये लिस्ट निकाली है। तो इस लिस्ट को, इस टॉप 10 लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टॉप 10 टोक्यो रिवेंजर्स कैरेक्टर्स की लिस्ट भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और आओ देखते हैं कि हमारी और तुम्हारी लिस्ट कितनी सिमिलर होती है। तो भाई जाओ जाके कमेंट करो। कर दिया? अब आओ करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 पे आता है हानमा। अब मैं कहूँ, मैं इस कैरेक्टर को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। वो इसलिए क्योंकि भाई मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं इस कैरेक्टर से प्यार करूँ या फिर हेट। मैं हानमा को हमेशा एक विलन की तरह देखता हूँ और इसे हेट करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी इसकी पावर को देख के और इसकी लॉयल्टी को देख के भाई बंदा किसाकी के साथ हमेशा था और रहा, और भाई मैदान छोड़ के भागने वाला इंसान ये नहीं था। तो भाई चाहे जितना मैं कर लूं, हानमा मुझे बहुत ही परफेक्ट कैरेक्टर लगता है। नंबर 9 पे आता है चिफुयू। अब मैं करेज से भरा हुआ किसी को कहूं तो वो चिफुयू ही है। भाई अगर तुम इसके दोस्त हो तो ये तुम्हारे लिए जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। सामने एक हो या 1000, ये उनसे लड़ जाएगा तुम्हारे लिए। जहां पे हमने देखा बाजी के लिए, भाई साहब इसने क्या क्या नहीं किया अपनी दोस्ती को प्रूव करने के लिए। और भाई ताकीमिची को हर मोमेंट पे जब भी उसको जरूरत थी, चिफुयू उसके सामने खड़ा हुआ। चिफुयू थर्ड मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर है पूरे सीरीज का। नंबर 1 पे माइकी और नंबर 2 पे स्माइली है, और ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर है टोक्यो रिवेंजर्स का। नंबर 8 पे मैंने 2 लोगों को रखा है, ताइजू शिबा और साउथ को। दोनों ही बहुत ही बड़े हैं और दोनों ही डोमिनेशन शो करते हैं। जहाँ पे जब मैंने ताइजू को सबसे पहली बार देखा तो मुझे विलन की वाइब आई। ये ब्लैक ड्रैगन 10 जनरेशन का लीडर रहता है, लेकिन बाद में जब इसने टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन को ज्वाइन किया तब मैं इसे एज अ हीरो ही देखता था। इसने मुझे शॉक कर दिया जब इसने वकाजा और बेनकेई को साथ में हरा दिया भाई। तो ताइजू एक बहुत ही गजब कैरेक्टर है। सेम गोज विद साउथ। भाई साउथ भी एक गजब का कैरेक्टर है, और ये ड्रेकन से भी लंबा है। आते ही इसने ड्रेकन को मार के अपना डोमिनेशन शो कर दिया था भाई। और ये रोकुहारा टेंडेई का लीडर रहता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि माइकी ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। नंबर 7 एंग्री, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मेंबर एंड द गेम चेंजर ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स। हाँ भाई, एंग्री के लिए ये कहना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मैंने जब एंग्री को उसके असली रूप में रोने वाले में देखा भाई, मैं तो हैरान रह गया था। भाई तेंजिकु गैंग की इसने अकेले ही मार के रख दी थी भाई। इसने उस समय तांडव किया था। जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर सोच रहे थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं, एंग्री ने अकेले ही सबको मारा था भाई। स्माइली को अगर कुछ होगा
तो एंग्री फाड़ के रख देगा। इसीलिए ये कैरेक्टर नंबर 7 पे डिजर्विंग तो है और लोग इसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। नंबर 6 पे भी मैंने दो कैरेक्टर्स को रखा है, एक है इजाना और दूसरा है सेंजू। दोनों के ही कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छे हैं और दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। बात करें इजाना की तो बचपन में बुली होने वाला लड़का जब बुली करने पे उतरता है तो भाई वो इजाना ही बनता है। भाई इजाना जब बुली करना शुरू किया तो वो ग्रेटेस्ट विलन बन गया। मैं कहूँगा इजाना को बचपन में प्यार नहीं मिला उसकी माँ से, बच्चे उसे तंग करते थे, तो ये एक ब्रोकन हीरो मैं कह सकता हूँ है। इजाना दिल का भी अच्छा है, ये चीज़ हमें पता चलती है, और ये पावरफुल बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि माइकी को हराने का पोटेंशियल है इजाना में। और भाई तेंजिकु गैंग का ये लीडर भी रह चुका है। अब बात करें सेंजू की तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि सेंजू कोई एक लड़का है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये एक लड़की है जिसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ही गजब की है और ताकीमिची का शायद दूसरा प्यार भी ये बन सकती थी। भाई मुझे तब सबसे अच्छी लगी थी संजू जब इसने ज्वाइन कर लिया था टोक्यो मांजी सेकेंड जेनरेशन को, और भाई ब्राह्मण गैंग में तो इसने भाई आग मूती थी। सॉरी, लड़कियों के लिए सब नहीं, बहुत ज्यादा ताकतवर थी उसमें। नंबर 5 किसेके बाजी। अगर मैं कहूं कि मुझे बेस्ट कैरेक्टर लगता है ये टोक्यो रिवेंजर्स का तो वो कहीं से भी गलत नहीं होगा। भाई ये हैंडसम है और ये स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से है। दोस्तों के लिए अपनी जान देना सिर्फ बोलता नहीं है भाई, इसने दे के दिखाई है। भाई टोमन के लिए इसने अपनी जान दे दी थी। ये टोमन का सबसे लॉयल बंदा था, और माइकी का अगर कोई सबसे पहला दोस्त था तो वो बाजी ही था। और मुझे चीफुयो और बाजी की केमिस्ट्री काफी पसंद आती है। नंबर 4 ड्रैकन। जाके टोक्यो रिवेंजर्स के किसी भी बंदे के कान में कह दो कि एक बंदा है बड़ा सा जिसके सर पे ड्रैगन का टैटू है, भाई सामने वाले की फट के हाथ में आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि सामने ड्रैकन है। भाई ये माइकी का बेस्ट फ्रेंड है और 50-60 बंदे संभालना भाई इसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसने कई बार ये करके दिखाया है। भाई इसकी जो डेथ थी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। भाई इसने ताकीमिची को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई हाँ, वो मांगा में अभी आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है टोक्यो रिवेंजर्स का। नंबर 3 पे आता है शिनिचिरो। अब टाइम लीप वाला जो कॉन्सेप्ट था, समय में पीछे जाके सब कुछ सही करने वाला, वो शिनिचिरो ने ही स्टार्ट किया था। इनफैक्ट ताकीमिची के पास जो टाइम लीपिंग की पावर है वो भी शिनिचिरो ने ही ताकीमिची को दी थी। ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जेनरेशन इतनी पावरफुल गैंग थी और उसका ये लीडर भी था। भाई इसकी डेथ के बाद माइकी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, और भाई शिनिचिरो का लुक बहुत ही अमेजिंग है। भाई शिनिचिरो इतना अच्छा इंसान है कि इसका सबसे बड़ा सपना ही यही है कि माइकी और इजाना के साथ एक बाइक राइड मिल जाए। भाई ये बंदा एक चीज में बहुत ज्यादा रिलेटेबल है कि एक ही लड़की से 20 बार रिजेक्ट हुआ है, तो भाई लॉयल्टी भी शिनिचिरो से ज्यादा किसी के अंदर नहीं है। नंबर 2 ताकेमिची। सब बर्बाद हो गया होता टोक्यो रिवेंजर्स में, कुछ भी कभी सही ना होता। माइकी हमेशा इविल होता, हीना जैसे थी वैसे ही उसकी डेथ हो जाती अगर ताकेमिची ना होता। भाई मैंने ताकीमिची से ज्यादा करेजियस कैरेक्टर कभी नहीं देखा है, और ताकीमिची ने ये प्रूव कर दिया कि तुम्हें मेन कैरेक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास पावर नहीं, करेज होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़ाई जीतनी है तो वहां पावर से ज्यादा करेज चाहिए होता है। भाई तेंजिकु गैंग के सामने इसका करेज तुमने देखा ही होगा, जहां पे गोली लगने के बाद भी बंदा भाई पीछे नहीं हटता है, सबकी मारे रहता है। भाई तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेन कैरेक्टर बनना डिजर्व करता है मेरे हिसाब से तो। भाई नंबर 1 माइकी पूरे टोक्यो रिवेंजर्स में सबसे ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर है। ताकीमिची भले ही मेन कैरेक्टर है लेकिन फैन फॉलोइंग माइकी की ज्यादा है। माइकी सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है टोक्यो रिवेंजर्स का, और भाई इसने अपनी आंखों के सामने बहुत से अपनों को खोया है।
चाहे वो बाजी हो, एमा हो, शिनिचीरो हो या फिर ड्रेकेनो। भाई इसकी लाइफ बहुत ही ट्रेजिक रहती है और कहीं ना कहीं भाई मुझे ऐसा लगता है कि माइकी वेन विलन है टोक्यो रिवेंजर्स का, लेकिन भाई जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो वो कभी ना कभी विलन तो बन ही जाएगा। भाई हैंडसम तो ये बहुत ही ज्यादा है और टोक्यो रिवेंजर्स का ज्यादातर प्लॉट माइकी के ही अराउंड घूमता है। तो भाई ये थे टॉप 10 कैरेक्टर्स। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स टोक्यो रिवेंजर्स के कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई ये थी टॉप 10 टोक्यो रिवेंजर्स कैरेक्टर्स के ऊपर लिस्ट। भाई साहब ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक जरूर कर देना। अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और तुम्हें और किस किस टॉपिक पे, नए एनिमे के या फिर टोक्यो रिवेंजर्स से ही रिलेटेड और कुछ तुम्हें जो भी जानना हो सब भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखूंगा फिर उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। भाई तुम लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, एनिमे फैंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाइयों। तुम्हें क्या लगता है कि टोक्यो रिवेंजर्स बहुत ही साफ सुथरा एनिमे है, उसमें नॉर्मल चीजें दिखाई गई हैं? आज जब मैं तुम्हें ये चीजें बताऊंगा कि टोक्यो रिवेंजर्स में कितनी ज्यादा डार्क चीजें दिखाई गई हैं, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये एनिमे कुछ ज्यादा ही डार्क है। और भाई मैं भी टोक्यो रिवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये फैक्ट्स ढूंढने में मेरी हालत खराब हो गई है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा, मैंने अगर डार्क फैक्ट्स बोला है इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बाजी गांजा फूकता है, माइकी लौंडिया भाज है या फिर पाचिन के अंदर किसी और की आत्मा है ताकि मिची कुछ अलग ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स ढूंढ के लाया हूँ तुम लोग के लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएगा भाई। तो ये चीज देखना। और कई फैक्ट तो मैंने खुद से बनाए हैं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते कहीं पे, लेकिन मैंने वो चीज नोटिस की और तुम लोग को बताने का मन किया तो मैंने किया। और भाई देखो एक और चीज, अगर इन 5 फैक्ट्स के अलावा तुम्हें कोई मजेदार फैक्ट्स पता है टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में, तो भाई बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना भाई। वैसे भाइयों के लिए वीडियो आ चुकी है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला डार्क चीज जो हमें देखने को मिलती है वो छोटे बच्चों का और ना रहना। तो इस एनिमे में छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। माइकी, बाजी, ताकेमिची, इन सब की एज क्या होगी? ये सब स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इनकी एज होगी 16, 17, 18 साल, या कोई बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो 20 साल। तो हमें इसमें छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया में और ना रहते हुए दिखाया गया है भाई। और ये अगर ध्यान से सोचो, और एक कमजोर दिल वाले के लिए ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है। मानते हो कि नहीं भाई? दूसरी चीज ये कि इस पूरी सीरीज का टोक्यो रिवेंजर्स का मेन विलन किसाकी को दिखाया गया है, लेकिन मेरी मानो तो मेन विलन किसाकी नहीं, माइकी खुद है। भाई साहब तुम सीजन 1 से लेके अभी तक, और अगर मांगा भी फॉलो कर रहे हो, तुम बस उसमें जाके देख लो। जो भी गड़बड़ फैली है, जो भी लोग मारे गए हैं, जो भी कुछ हुआ है, हीना की डेथ से लेके कोई भी चीज, हर चीज के पीछे माइकी जिम्मेदार था। क्योंकि भाई उसके डार्क इम्पल्स सामने आने लगते हैं, वो बुरा बनने लगता है, तो किसाकी कहीं छोटा सा रोल प्ले करता है, लेकिन पूरा विलन का रोल माइकी ही निभाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरी सीरीज का मेन विलन किसाकी नहीं, माइकी है। नंबर 3, भाई जब एंडिंग में हमें सारे लोग साथ में दिखाई देते हैं, हर कोई जिंदा हो जाता है, चाहे वो बाजी हो चाहे ड्रेकन हो, हर कोई जिंदा होता है, लेकिन भाई हमें वहां पे शिनिचीरो नहीं दिखाया जाता है। और भाई जब यहाँ पे मैंने थोड़ी रिसर्च की तो वहां पे भी मुझे ये पता चला कि शिनिचीरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लास्ट में भी नहीं जिंदा होता है। तो भाई मुझे तो अभी तक यही पता चला है कि शिनिचीरो नहीं जिंदा होता है। बहुत रिसर्च किया मैंने, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मेरे हिसाब से तो शिनिचीरो वापस जिंदा नहीं हो पाया यार।
नंबर 4, शिनिचिरो को पावर मिली है किसी को मारने से। हाँ भाई, जो लोग मांगा पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि एक नोमैड मैन था, तो जब माइकी बीमार पड़ता है तो शिनिचिरो तैयार था हर हद से गुजर जाने को, लेकिन जब माइकी की डेथ होती है तब भाई शिनिचिरो पागल हो जाता है और अपने भाई को वापस आने के लिए कुछ भी करता है। तब उसे एक नोमैड मैन मिलता है जो कि उससे कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें टाइम लीपिंग की पावर मिल जाएगी। हाँ, वही पावर जो ताकीमिची के पास है। और एक फैक्ट बताऊं, वो भी उसने शिनिचिरो ने ही दी है। नंबर 5वीं है जो कि तुम मुझे बताओगे। हाँ भाई, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी डिस्टर्बिंग या डार्क चीज टोक्यो रिवेंजर्स में देखने को मिली जो तुम्हें देखने के बाद हैरान कर दी कि ये क्या हो गया भाई। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई। टोक्यो रिवेंजर्स की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है उसमें दिखाई गई गैंग्स। हाँ भाई, एक से बढ़ के एक गैंग्स दिखाई गई है टोक्यो रिवेंजर्स में, और आज हम उन्हीं गैंग्स की बात करेंगे, जानेंगे कि कौन है टोक्यो रिवेंजर्स की सबसे बेस्ट गैंग। अब देखो, यहाँ पे मैं पूरी चीजें नहीं, सिर्फ पावर में बताऊंगा कि सबसे पावरफुल गैंग कौन सी थी। तो आओ भाई देखते हैं कि टॉप 5 पावरफुल गैंग्स कौन सी हैं टोक्यो रिवेंजर्स की। टोक्यो रिवेंजर्स में जितनी भी गैंग्स दिखाई गई है ना भाई, वो मजेदार तो बहुत हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वो टॉप 5 गैंग्स कौन सी हैं जो है सबसे ऊपर, और तुम्हें ये लिस्ट जरूर पसंद आने वाली है। और भाई देखो, ये लिस्ट शुरू करने से पहले मैं तो ये कहूंगा, अपनी टॉप 5 गैंग्स की लिस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं देखूंगा कितनी सिमिलर होती है मेरी और तुम्हारी लिस्ट। तो भाई आओ शुरू करते हैं वीडियो। ये अमेजिंग वीडियो होने वाली है भाई, तो भाई दिल थाम के बैठो, जाओ भाई पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ला लो और शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 5 पे आती है तेंजिकू। भाई साहब, जिस गैंग का लीडर इज़ाना हो वो गैंग तो खतरनाक और वायलेंस से भरी हुई होनी ही थी। भाई जब ये गैंग भाई शहर में आई थी तो शहर पूरा इस गैंग से भर गया था। इसमें इतने मेंबर थे भाई। काकुचो को तो हम लोग पसंद ही कर चुके थे, और भाई इज़ाना तो हमारा हमेशा से फेवरेट था ही। तो भाई ये तेंजिकू गैंग बहुत ही ज्यादा पावर थी। ऑलमोस्ट भाई टोमन को इसने हरा ही दिया था, पर भाई माइकी जिस गैंग से खड़ा हो जाए और ताकीमिची का करज लग जाए और टोमन के जैसे लॉयल बंदे मिल जाए तो कहाँ वो गैंग हारने वाली है भाई। लेकिन भाई तेंजिकू गैंग भी एक पावरफुल गैंग थी, इसीलिए नंबर 5 पे डिजर्व करती है। नंबर 4, ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन। माइकी का बड़ा भाई शिनिचिरो, जो भी लोग हल्के में ले रहे हो ना भाई, बहुत खतरनाक बंदा है भाई। जो ब्राह्मण गैंग तुम देखते हो जिसमें इतने भयानक कैरेक्टर्स हैं, इतने भयानक गैंग मेंबर्स हैं भाई, वो सब ओरिजिन उनकी कहां से हुई है पता है? ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन से। भाई इस गैंग में अमेजिंग लोग रहते हैं भाई, जो कि तबाही मचाना जानते हैं सिर्फ। और भाई शिनिचिरो की गैंग है तो परफेक्ट होनी थी, इसीलिए नंबर 4 पे ये डिजर्व करती है। नंबर 3, टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। जब माइकी इविल बन जाता है तो ताकीमिची एक नई गैंग बनाता है जिसका नाम होता है टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन। भाई इसमें अमेजिंग मेंबर्स होते हैं, जैसे भाई हक्काई, मित्सुया, ताइजू, सेंजू, भाई स्माइली, गजब गजब के भाई इस गैंग में मेंबर होते हैं। और भाई ताकीमिची इस गैंग का लीडर होता है। और भाई कांटो मांजी गैंग को ये गैंग संभाल ही ली थी, लेकिन भाई फिर वही बात ना, माइकी के आगे कौन टिकेगा। नंबर 2 पे आती है हमारी टोमन, टोक्यो मांजी फर्स्ट जनरेशन। भाई जिस गैंग ने हमें प्यार दिया, जिस गैंग की वजह से हमने टोक्यो रिवेंजर्स देखना स्टार्ट किया, जिस गैंग में बाजी, पाचिन, काजुटोरा, माइकी, ड्रेकन, ताकीमिची, भाई ऐसे ही पता नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं, स्माइली, एंग्री, भाई गजब के कैरेक्टर्स हैं टोमन में। तो भाई टोमन नंबर 2 पे क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और नंबर 1 पे आती है कांटो मांजी गैंग।
भाई साहब माइकी ईवल बनता है। उस समय के सबसे पावरफुल 3DTs को हराने के बाद कांटो मांजी गैंग का नाम बॉन्टेन लग देता है भाई ताकीमिची, लेकिन उसको हम कांटो मांजी गैंग ही बुलाएंगे भाई। जितने भी उस 3DTs में जितने भी उस गैंग में मेंबर्स थे वो सब ज्वाइन हो गए थे कांटो मांजी में, और कांटो मांजी गैंग सबसे पावरफुल गैंग बन गई थी। जितने भी कैरेक्टर्स तुम सोचते हो ना कि भाई अगर एक टीम में हो जाए तो क्या होगा, भाई कांटो मांजी गैंग को जाके देखो। माइकी, वकाजा, हानमा, पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर सब एक ही टीम में चले गए थे, और भाई ये सब खतरनाक कैरेक्टर्स हैं। तो नंबर 1 पे पावरफुल तो है ये, और ये नंबर 1 पे डिजर्व करती है। खैर तुम अपनी टॉप 5 लिस्ट गैंग्स की जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भाई। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, तुम्हारा सपोर्ट मुझे चाहिए भाई, चाहिए। सब्सक्राइब कर भाई। और भाई और किस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूँ भाई वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी अगर बोला कि इसमें मैं मोटा लग रहा हूं तो चप्पल खींच के मारूंगा भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एज अ टोक्यो रिवेंजर फैन मुझे एनिमे में सबसे ज्यादा बुरा देखना क्या लगता है तुम्हें पता है? जब एक हमारा कैरेक्टर, हमारा फेवरेट कैरेक्टर अब हमें उस सीरीज में और नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी हो जाती है। टोक्यो रिवेंजर्स में बहुत से इमोशनल मोमेंट है, लेकिन जब भाई किसी कैरेक्टर की डेथ हो जाती है उससे ज्यादा और क्या ही इमोशनल हो सकता है। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स, पता ही नहीं कितने फेवरेट कैरेक्टर्स की हमने झेली है, और भाई हम साथ में रोए भी हैं। हाँ, एंडिंग में जाकर सब कुछ सही हो जाता है। वैसे एंडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, बना चुका हूँ पूरी एंडिंग कैसे हुई, स्टार्टिंग कैसे हुई टोक्यो रिवेंजर्स की। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए आओ जानते हैं कि सबसे ज्यादा इमोशनल कौन से कैरेक्टर की। नंबर 5 पे आती है ड्रेकन की। ड्रेकन और ताकीमिची मिलके ये प्लान बनाते हैं कि हम माइकी को फिर से सुधारेंगे, पर ये प्लान बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाता है। साउथ आता है, वो ताकीमिची के ऊपर गोली चलाता है, पर गोली ड्रेकन अपने ऊपर ले लेता है, और ड्रेकन इस दुनिया में अब और नहीं रहता है। सच में अपने फेवरेट कैरेक्टर को मरते देखना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। नंबर 4 पे आती है इजाना की। एज अ विलन होते हुए भी भाई साहब इसने लोगों को रुला दिया था अपने और ना होने पे। जहां पे नाली के कीड़े के साकी ने गोली चलाई इजाना के ऊपर, लेकिन काकुचो बीच में आ गया। फिर साले ने गोली चलाई, उसके बाद इजाना बीच में आ गया। दोनों दोस्त आपस में हाथ पकड़ के जब इस दुनिया से जा रहे होते हैं, वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा दुख वाला होता है। सच बताऊं, मुझे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि इजाना एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, और भाई उसकी सीरियसली हार्ट ब्रेकिंग तो थी। नंबर 3 एमा की। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि फ्यूचर में जाके कभी ये भी होगा, एमा की भी होगी। भाई ये ज्यादा इसलिए रुलाई थी क्योंकि भाई सिर्फ हम नहीं टूटे थे, ताकीमिची, माइकी, ड्रेकन तीनों अपनी जगह पे टूट चुके थे। ये तो कहो ताकीमिची थोड़ा सा होश में आके सब कुछ संभाल लिया, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई एमा की बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी। इसीलिए मैं किसाकी को एक नाली का कीड़ा कहता हूँ, साला हरामखोर। नंबर 2 पे आती है बाजी की। भाई साहब मैं कहूंगा टोक्यो रिवेंजर्स का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस बाजी ने ही दिया है। भाई ये पहला ऐसा कैरेक्टर है, मुझे लगता है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये पहला ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी दिखाई गई है सीरीज में। भाई साहब बाजी ने वैलहैला ज्वाइन किया ताकि वो उसे अंदर से समझ सके, और भाई फिर टोमन की ही मदद की, और यही करते करते भाई बाजी इस दुनिया से चला गया, और ये बहुत ही सैड मोमेंट था। इसका शोक फैन अभी तक बना रहे थे, लेकिन अब जब एंडिंग आई तब सब खुश हैं भाई। नंबर 1 पे आती है माइकी की। भाई साहब तुम्हें याद है जब माइकी वहां पे काले बालों में बैठ के गोली लिया रहता है,
और भाई वो ताकीमिची को बताता है कि उसी ने टोमन के हर बंदे को मारा है। भाई माइकी एक विलन का रोल प्ले करता है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी भाई माइकी को हमने जिस हिसाब से देखा वो लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वो इतना पावरफुल कैरेक्टर है लेकिन दोस्तों के लिए जान देता है। जब ऐसा कैरेक्टर नाहोतो के हाथों से गोली खाता है और उसने ताकीमिची की गोद में इस दुनिया को छोड़ा, तो सचमुच ये बहुत ही हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट था। खैर मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी टॉप 5 कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी ज्यादा लगी थी। आओ देखते हैं किसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होता है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। माइकी टोक्यो रिवेंजर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर, जो कि हैंडसम है, दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है और हमारे टोमन गैंग का ये लीडर है। और हर कोई जानता है कि माइकी जिसके साइड से खड़ा हो जाएगा वो टीम अपने आप जीत जाएगी। जहां पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माइकी अ मैन विद द गोल्डन हार्ट है, मतलब जिसका दिल एकदम सोने के जैसा है। वो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, हर चीज करता है, लेकिन भाई जब आगे चल के टाइम बढ़ता है तो वो बन जाता है द मैन विद द evilest nature, the most dangerous man of the series। मतलब कि सबसे खतरनाक आदमी बन जाता है माइकी, जो हर किसी की मार के रख देता है। तो बहुत सारी टाइमलाइन है टोक्यो रिवेंजर्स में, क्योंकि बार बार ताकीमिची पास्ट में जाता था, टाइम को चेंज करता था। तो भाई बहुत सारी टाइमलाइंस के माइकी हमें दिखाए गए हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के माइकी दिखाए गए हैं। तो आज हम उन्हीं में से जानेंगे कि सबसे ज्यादा ईविल कौन सा माइकी था, मतलब कौन सा माइकी ऐसा था जो कि सबसे ज्यादा था बुरा। देखो भाई यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ, कोई भी माइकी को मैं ईविल बताने वाला हूँ, वो भाई एकदम मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तुम मुझसे बिल्कुल भी एग्री और डिसएग्री कर सकते हो, ये तुम्हारा हक है भाई। क्योंकि भाई पिछली बार मैंने बॉन्टेन गैंग से ऊपर कांटो मांजी गैंग को रख दिया था पावरफुल में, तो लोग गाली देने लगे थे। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अनलाइक करके भाग जाना। सबसे पहले आओ देखते हैं कि हमें कितने तरह के माइकी सीरीज में दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है स्मॉल माइकी, मतलब जब माइकी छोटा था। फिर दिखाया जाता है ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी, जब माइकी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आता है टीनेज माइकी, जिसे हम हर बार देखते हैं। फिर आता है ब्लैक हेयर्ड माइकी, भाई साहब ये गजब का माइकी था। फिर आता है कांटो मांजी गैंग वाला माइकी, और फिर आता है बॉन्टेन वाला माइकी। तो भाई इतने माइकी हमें दिखाए गए हैं सीरीज में। अब इसमें से कुछ माइकी तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं कि वो ईविल है ही नहीं, मतलब वो सचमुच अ मैन विथ अ गोल्डन हार्ट या फिर अ चाइल्ड विथ अ गोल्डन हार्ट है। सबसे पहले जो आउट होते हैं कॉम्पिटिशन से वो है चाइल्ड माइकी। भाई बचपन वाला माइकी शिनिचिरो भी जिंदा रहता है, वो ड्रेकन और इन सब के साथ टीम बनाता है और बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है माइकी का, अपने दोस्तों के लिए जान देता है, अपने बड़े भाई से प्यार करता है, मतलब सब कुछ एकदम सही रहता है माइकी के अंदर। फिर आता है इस लिस्ट में जो बाहर जाता है वो है टीनेज माइकी। भाई टीनेज माइकी भी बहुत अच्छा रहता है। सोचो उसे हिनाता ने एक झापड़ खींच के मारा था, उसके बाद भी वो बोलता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अब ये कितना प्योर हार्टेड माइकी था ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। तो भाई ये दोनों माइकी हमारे कॉम्पिटिशन्स में ही नहीं है, मतलब ये बुरे ही नहीं है। अब भाई जिनमें कंपटीशन है वो है ओरिजिनल टाइमलाइन माइकी, ब्लैक हेयर माइकी, कांटो मांजी माइकी और बॉन्टेन माइकी। ये चार में हमारा कंपटीशन है कि कौन है सबसे ज्यादा ईविल। अब यहाँ पे मैं दो लोगों को और आउट करने वाला हूँ, लोग नहीं, दो माइकी को और आउट करने वाला हूँ। सबसे पहला है कांटो मांजी वाला माइकी और बॉन्टेन वाला माइकी। ये दोनों माइकी भाई जाने वाले हैं बाहर। अब वो क्यों? क्योंकि कांटो मांजी वाला माइकी ही था वो आगे चल के बॉन्टेन वाला माइकी बनता है। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि बॉन्टेन गैंग और कांटो मांजी गैंग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही गैंग है, आगे चल के वो बॉन्टेन बन जाती है बस। लेकिन लोगों ने गाली दी, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज भाई कांटो मांजी वाला माइकी और बॉन्टेन माइकी दोनों बाहर जाएंगे। किस लिए?
किस लिए? क्योंकि भाई कांटो मांजी गैंग वाला जो माइकी था उसने अपने दोस्तों को गैंग वाले सीन से बाहर किया ताकि उसके दोस्त इस वाले सीन में ना रहें, और उसके बाद उसने कर्म कांड करने शुरू किए। उसके बाद वो बॉन्टेन माइकी बन गया। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज थी कि जो बॉन्टेन माइकी था वो ताकेमिची को बस मारने ही वाला था, लेकिन भाई फिर भी मैं इसे सबसे इविल नहीं मान सकता। तो भाई कांटो मांजी माइकी और बॉन्टेन माइकी ये दोनों ही हमारे लिस्ट से बाहर हो गए हैं। देखो भाई, और सबकी मारना और अपने दोस्तों की मारना बहुत अलग बात होती है, इसीलिए मैं इन दोनों माइकी को भी सबसे इविल नहीं मानता। उसके बाद आता है भाई ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी। लिटरली ये माइकी डेंजर था। हिनाता को इसी ने मारा था। किसाकी के साथ मिलके बहुत ज्यादा कर्म कांड करता है। और फिर आता है ब्लैक हेयर माइकी। यहाँ पे मैं सीधे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी हरामी था, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई ब्लैक हेयर माइकी से ज्यादा नहीं। ओरिजिनल टाइमलाइन वाला माइकी सिर्फ हरामी बना करता था, भाई ब्लैक हेयर माइकी ने जो किया एकदम इविलो वाला काम था। भाई उसने अपने पूरे ग्रुप के अपने सारे दोस्तों को मार दिया था। हाँ भाई, ब्लैक हेयर माइकी इतना ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे बुरा और सबसे इविल माइकी था ब्लैक हेयर माइकी। खैर ये तो मेरी ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। तुम अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा इविल माइकी कौन सा था। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही खुला है मेरे भाई। और भाई कमेंट जरूर करना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई एनिमे की कम्युनिटी हम बना रहे हैं और भाई बहुत आगे जाना है हमें। तो भाई तुम्हारा सपोर्ट इसमें लगेगा। और भाई 10,000 सब्सक्राइबर से पहले तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे ओरिजिनल वंस कौन है वो देखने को मिल जाए। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टोक्यो रिवेंजर्स एक अमेजिंग सीरीज है। इसकी स्टोरी लाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। इसकी मांगा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एनिमे अभी भी चल ही रहा है। 2026 में इसका सीजन 4 आने वाला है और फैंस इसके लिए पागल हैं। और आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि सीजन 4 में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई सीजन 4 जो है वो लास्ट सीजन होने वाला है। अब देखो मेरे ओपिनियन में ना भाई, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि एक सीजन और आने की पॉसिबिलिटी है, तब जब सीजन 4 में थोड़े कम एपिसोड जैसे 10 या फिर 8 ऐसे एपिसोड्स अगर आए तो पक्का सीजन 5 भी आएगा। नहीं तो सीजन 4 में अगर एपिसोड ज्यादा हुए तो सीजन 5 नहीं आएगा, 4 ही सीजन लास्ट सीजन होगा। तो भाई ये चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि भाई बहुत लोग को ये चीज में दिक्कत थी कि भाई सीजन 4 शायद लास्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से इतनी सारी स्टोरी लाइन्स अभी बाकी हैं, तो शायद अभी एक सीजन और आ सकता है, और अगर ज्यादा एपिसोड हुए सीजन 4 में तो बिल्कुल यही लास्ट होगा। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी वो है 3DT's आर्क। 3DT's वो हैं जो उस समय पे पूरा जापान रूल कर रहे थे। उनमें होती है रोकुहारा टेंडेई, ब्राह्मण और कांटो मांजी गैंग। इनके बीच में आपस में झड़प होगी, जहां पे रोकुहारा टेंडेई का लीडर हमें दिखाया जाएगा साउथ, ब्राह्मण के लीडर हमें दिखाई जाएगी सेंजू, और इसी में कुछ ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स भी होंगे। और कांटो मांजी गैंग में हमें दिखाया जाएगा इविल माइकी विथ इविल गैंग। भाई साहब बहुत ही मजा आएगा ये चीज देखने में। फिर एक बहुत ही ज्यादा दुख वाली चीज हमें दिखाई जाएगी, जो कि होगी ड्रैगन की डेथ। हाँ भाई, सीजन 4 में हमें ड्रैगन की डेथ देखने को मिलेगी। उसके बाद एक बहुत ही बेहद अमेजिंग चीज हमें देखने को मिलेगी, जो कि है टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस कांटो मांजी गैंग। जब माइकी कांटो मांजी गैंग बनाता है, जो कि एकदम इविल गैंग रहती है, और माइकी भी इसमें इविल हो जाता है, तो ताकेमिची अपनी एक टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन की गैंग बनाता है, जो कि कांटो मांजी गैंग को रोकने के लिए होती है। भाई साहब दोनों गैंग की जब लड़ाई होगी ना, तो टोक्यो रिवेंजर्स में जितनी भी तुमने लड़ाई देखी है सब भूल जाओगे।
फिर हमें देखने को मिलेगी बॉन्टेन गैंग, जिसमें भाई माइकी ईवल बन चुका रहेगा। माइकी की पूरी ईवल गैंग होगी जो हर तरह के क्राइम में घुसी होगी। फिर हमें लास्ट में देखने को मिलेगा कि हर चीज कैसे सही होती है। माइकी और ताकेमिची साथ में, स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस ये जान लो कि कैसे हर चीज सही होती है। खैर स्पॉयलर्स वाली वीडियो मेरे चैनल पे होती हैं, तो भाई मेरे चैनल पे आओ तो समझ ही जाओ कि स्पॉयलर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। खैर यहाँ पे सब कुछ सही होगा और फिर हर चीज हो जाएगा सही। तो क्या तुम चाहते हो टोक्यो रिवेंजर्स पे और भी चीजें बननी चाहिए, या फिर ये अब खत्म हो जाना चाहिए? एक परफेक्ट एंडिंग इसे मिल चुकी है। एंडिंग पे वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मिलके एक बेस्ट एनिमे कम्युनिटी बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। टोक्यो रिवेंजर्स एक ओवर हाइप्ड एनिमे है। ये एनिमे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और यहाँ तक कि ये एनिमे गैंग कल्चर को प्रमोट करता है। सच में आओ जानते हैं जो बातें मैंने अभी बोली हैं। जिन्हें भी ये लगता है बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा भाई। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि ये छपरी एनिमे बोलते हुए, ये क्या नाम है, एनिमे के नाम पे धब्बा है, इसमें कोई पावर्स नहीं है। तो भाई मेरा ओपिनियन लास्ट तक सुनो, उसके बाद अपना ओपिनियन बना के इस एनिमे को जज करना। आओ शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है, क्या इसमें खराब स्टोरी दिखाई गई है? भाई साहब अमेजिंग गैंग्स इसमें दिखाई गई है, ग्रेट कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। टाइम लीप का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम यूनिक था, और एक बहुत ही बेहतरीन दोस्ती दिखाई गई है हमें। और भाई ये चारों चीज मिलके जो टोक्यो रिवेंजर्स की स्टोरी बनी है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे ये आता है कि क्या ये गैंग कल्चर प्रमोट करता है? तो भाई अगर तुमने टोक्यो रिवेंजर्स सही से देखा होता तो तुम्हें ये मालूम पड़ता कि इसमें दिखाया ही यही गया है कि जो भी गैंग वाली चीजों में इन्वॉल्व रहेगा उसकी एंडिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। कभी वो अपने ही दोस्तों को मारेगा, कभी उसके दोस्त ही उसको मारेंगे, और हमेशा ऐसे ही सब कुछ गलत चलता रहेगा। इसीलिए लास्ट वाली लाइन में जब पूरी गैंग्स डिसबैंड हो जाती हैं, उसके बाद ही सब कुछ सही होता है। मतलब टोक्यो रिवेंजर्स हमें खुद ये हिंट देता है कि अगर गैंग वाली सीन में रहोगे तो भाई एक दिन मरोगे। चौथा आता है, क्या इसके कैरेक्टर्स ओवर हाइप्ड हैं? भाई जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, हर किसी कैरेक्टर को लोग भाई कनेक्टिविटी उनके साथ फील करते हैं, भाई वो उनके साथ रिलेटेबल फील करते हैं। इसीलिए भाई इसके कैरेक्टर कहीं से भी ओवर हाइप तो नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज टोक्यो रिवेंजर्स की और बता देता हूँ कि अगर तुम चाहो तो पूरी टोक्यो रिवेंजर्स तुम एक हफ्ते में खत्म कर देते हो भाई। जहाँ पे भाई एनिमे ऐसे होते हैं कि भाई महीनों महीनों बीत जाते हैं उन्हें खत्म करने में, वहीं पे टोक्यो रिवेंजर्स एक परफेक्ट और अच्छी स्टोरी बहुत ही छोटे टर्म में तुम्हें दिखा देती है। खैर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें भी लगता है कि टोक्यो रिवेंजर्स ओवर हाइप्ड है, या फिर तुम्हें भी मेरी तरह टोक्यो रिवेंजर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मेरे भाई। टोमन में बहुत ही गजब गजब मेंबर्स हैं, चाहे वो हम बाजी को देख लें, चाहे ताकेमिची को देख लें, या फिर ड्रैकन को देख लें, या फिर हमारे लीडर माइकी को देख लें। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोमन के सारे मेंबर्स को हटा दो, उसके बाद कौन है बेस्ट टोक्यो रिवेंजर्स में? तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि कौन है टोक्यो रिवेंजर्स के वो कैरेक्टर्स जो कि टोमन में नहीं है और हैं सबसे बेस्ट। भाई देखो, टोमन मेरा फेवरेट ग्रुप था और उसमें अमेजिंग मेंबर्स भरे हुए थे, तो उनमें से 5 बेस्ट छांटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हारे भाई के लिए जो काम मुश्किल होता है वो किसी ना किसी तरीके से कर ही देता है, और मैंने भी ये कर दिया है। तो आओ जानते हैं टॉप 5 टोमन मेंबर्स को। लेकिन उससे पहले हाँ भीख, पहले मुझे भीख दो। हाइप करो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं वीडियो।
नंबर 5 पे आता है हमारा दानव साउथ। भाई लिटरली ये रोकुहारा टेंडेई का लीडर रहता है और साउथ एक ऐसा बंदा है जो तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। ये किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इसका पास भी थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग रहता है, लेकिन जो इंसान अपने बाप को मार सकता है, तुम खुद ही समझ लो वो कितना खतरनाक कैरेक्टर होगा। रोकुहारा टेंडेई जैसी गैंग को ये लीड करता है और भाई ये बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। नंबर 4 पे आता है हमारा काजुटोरा। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई काजुटोरा भी टोमन का पार्ट रह चुका है, लेकिन भाई टोमन का पार्ट रहना सिर्फ इनफ नहीं है। इसने जब टोमन को छोड़ा तो ये एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा इवल कैरेक्टर बन के वापस आया कि टोमन की नाक में दम कर दी और हमारे बाजी को हमें खोना पड़ा। भाई काजुटोरा भी बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। अगर टोक्यो रिवेंजर्स के स्पेशल चैप्टर्स तुम पढ़ोगे तो उसमें काजुटोरा का पास दिखाया गया है, जहाँ पे दिखाया गया है कि इसके पेरेंट्स इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, मतलब इससे बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, वो अपने में ही बिजी रहते थे और काजुटोरा पे वही सब इफेक्ट हुआ था और काजुटोरा भाई बन गया था टोमन का मेंबर। लेकिन जब शिनिचिरो को इसने मार दिया और जब टोमन से ये बाहर गया, ये एक खतरनाक गैंग वेलहेला का मेंबर बन गया। और भाई अब जब वेलहेला में ये था तो इसने क्या किया था हम सब जानते हैं। और काजुटोरा ऐसे दिल का अच्छा है, फिर भी काजुटोरा टोमन का मेंबर ना होने के बाद भी बहुत खतरनाक था। नंबर 3 पे आती है हमारी सेंजू। भाई सेंजू एक ऐसी बंदी है जिसे पहले मैंने देखा तो मुझे लगा था कोई लड़का है, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये एक लड़की है। भाई लिटरली ये इतनी पावरफुल है कि इसने साउथ को डायरेक्ट टक्कर दी थी और ये ब्राह्मण गैंग के लीडर भी रह चुकी है। भाई हमारे ताकीमिची और इसकी बॉन्डिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और अगर मैं हीना के बाद कोई भी कैरेक्टर टोक्यो रिवेंजर्स में लड़की वाला अगर पसंद करता हूँ तो भाई वो है सेंजू। भाई सेंजू ताकतवर, समझदार और सारी चीजों का मिक्सचर है और हमारे आकाशी की छोटी बहन भी है और भाई बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। तो नंबर 3 पे ये डिजर्व तो करती ही थी। नंबर 2 पे आता है हमारे माइकी का बड़ा भाई शिनिचिरो। क्या बात कर रहे हो भाई, ये कैरेक्टर नंबर 2 पे होना ही था। भाई जितनी भी टाइम लीप वाली चीज थी सब इसी ने स्टार्ट की थी। ताकीमिची को भी टाइम लीप की पावर शिनिचिरो ने ही दी थी। अगर जानना चाहते हो कैसे तो मैंने टोक्यो रिवेंजर्स की पूरी स्टोरी समझाई हुई है, जाके वो वाली वीडियो देखो भाई शिनिचिरो माइकी का बड़ा भाई रहता है और भाई ये एक ब्लैक ड्रैगन नाम की गैंग का लीडर भी होता है। ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन को इसने सबसे पावरफुल बनाया था और भाई बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे दिल का ये कैरेक्टर है। और नंबर 1 पे आता है हमारा इजाना। मैं कह रहा हूं अगर माइकी को हराने का कोई पोटेंशियल रखता है, माइकी को शायद अगर कोई हरा सकता है तो वो इजाना ही है। इजाना बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है और बहुत ही ताकतवर भी। तो नंबर 1 पे इसे होना ही था। ये हमारे तेंजेकु गैंग का लीडर होता है और मुझे लगता है अगर इसके साथ ट्रेजेडी ना हुई होती तो ये बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर बन के निकलता। खैर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे तुम्हें कौन से कैरेक्टर पसंद हैं जो कि टोमन में नहीं थे लेकिन बहुत ही सही हैं। कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो एनिमे के ऊपर लाते रहते हैं तो हमें कर लो फॉलो। टोक्यो रिवेंजर्स में हमें बहुत सी फाइट्स दिखाई गई हैं। कुछ फाइट्स बहुत ही अमेजिंग है और कुछ बहुत ही खतरनाक। लेकिन भाई जो चीज टोक्यो रिवेंजर्स की फाइट को स्पेशल बनाता है वो है इमोशन। भाई टोक्यो रिवेंजर्स में हमें जितनी भी फाइट दिखाई गई हैं सारी फाइट्स एक इमोशन शो करती हैं, एक इमोशन के बाद होती हैं वो फाइट्स, इसीलिए इन फाइट्स में हम इतना एंगेज होते हैं। और आज हम जानेंगे टोक्यो रिवेंजर्स की ऐसी 5 फाइट्स जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी।
भाई अगर एक फाइटिंग एनिमे में फाइटिंग ना हो तो भाई उस एनिमे का क्या फायदा। लेकिन भाई टोक्यो रिवेंजर्स ने हमें यहाँ पे पूरा मजा दिया है। एक से बढ़ के एक अमेजिंग फाइट्स हमें टोक्यो रिवेंजर्स में दिखाई गई हैं और आज इसी में से हम 5 बेस्ट फाइट्स को देखेंगे जो कि हमें टोक्यो रिवेंजर्स में दिखाई गई हैं। भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। रोज रोज भीख मांगता हूं सालों, कर दो ना, कर। आओ शुरू करते हैं इस वीडियो। नंबर 5 पे आता है टोमन वर्सेस तेंजेकू। भाई ये फाइट इतनी गजब थी जिसकी कोई हद नहीं। टोमन के कुछ चंद मेंबर वर्सेस तेंजेकू के इतने सारे मेंबर्स। इजाना वापस आता है और वो अपनी एक गैंग लेके आया होता है जिसका नाम होता है तेंजेकू। इस गैंग को काकुचो, कांजी और भाई यहाँ तक कि किसाकी भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये गैंग बहुत ही अनस्टॉपेबल गैंग थी और बहुत ही खतरनाक थी। भाई ताकीमिची यहाँ पे ऑल इन जाता है और सब की वो मार के रख लेता है भाई। और ये फाइट इसीलिए भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। नंबर 4 पे आते हैं माइकी वर्सेस ताकीमिची। माइकी और ताकीमिची एकदम लास्ट फाइट में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और भाई ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये था इमोशन। भाई जहां पे माइकी की किक्स और पंचेस कोई डॉज नहीं कर सकता था, वहां पे ताकीमिची को मिलती है एक पावर जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत फ्यूचर देख लेता है और वो देख लेता है कि माइकी कौन सा मूव मारने वाला होता है। और भाई यहाँ पे एकदम ताकीमिची और माइकी एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे गजब की, लेकिन वहीं पे माइकी का डार्क इंपल्स आता है और इस लड़ाई का यहाँ पे हो जाता है अंत। वैसे ताकीमिची भी इस लड़ाई में मारा जाता है लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। नंबर 3 पे आती है टोमन वर्सेस वेलहेला। भाई ये ऐसी फाइट, पहली ऐसी फाइट थी टोक्यो रिवेंजर्स की जो हमने देखी थी और भाई यही एक पॉइंट था जब टोक्यो रिवेंजर्स के सब फैन बन गए थे। भाई ये फाइट इतनी ज्यादा ड्रामेटिक थी, एक तरफ भाई टोमन के कुछ मेंबर थे, दूसरी तरफ भाई पूरी वेलहेला खड़ी थी। वहां पे माइकी की एंट्री होती है और माइकी की एंट्री के कुछ देर बाद टोमन के सभी मेंबर आ जाते हैं और यहाँ पे होता है टोमन वर्सेस वेलहेला, जो फाइट कोई आज तक भूल नहीं पाया है। और नंबर 2 पे आती है इजाना वर्सेस माइकी। जब भाई टोमन और तेंजेकू की लड़ाई हो रही होती है तो माइकी थोड़ा उदास होता है क्योंकि एमा अब इस दुनिया में नहीं रहती है। लेकिन जब माइकी वापस आता है, वो जब टेक ऑन करता है, तब वहां पे एक फाइट होती है जिसका नाम है माइकी वर्सेस इजाना। दोनों ही टक्कर के थे, दोनों में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि कौन जीतेगा और यहाँ पे बहुत ही घमासान फाइट होती है। भाई ये फाइट बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटिंग थी, सबको लग रहा था कि शायद इजाना वो हो सकता है जो माइकी को हरा देगा, पर अनफॉर्चुनेटली क्या, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भाई ये फाइट भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आती है और एंटिसिपेटिंग है, सबसे बड़ी बात। और नंबर 1 पे आती है टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन वर्सेस कांटो मांजी गैंग। लिटरली भाई ये फाइट टोक्यो रिवेंजर्स की सबसे बड़ी फाइट थी। यहाँ पे माइकी भाई बन जाता है इविल और वो बनाता है अपनी कांटो मांजी गैंग। लेकिन भाई ताकीमिची उसे बचाना चाहता है जिसकी वजह से उसे हराना पड़ेगा कांटो मांजी गैंग को और ताकीमिची बनाता है अपनी टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन। जब ये दोनों गैंग आमने सामने आती हैं तब ये फाइट बहुत ही ज्यादा घमासान होती है और बन जाती है ये टोक्यो रिवेंजर्स की सबसे बेस्ट फाइट। ये फाइट लास्ट गैंग फाइट थी टोक्यो रिवेंजर्स की। वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे अच्छी फाइट कौन सी लगी है टोक्यो रिवेंजर्स की, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। भाई करंट एरा में 2 ऐसे फाइटिंग एनिमे हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। एक है हमारा टोक्यो रिवेंजर्स जिसकी स्टोरी लाइन से लेके कैरेक्टर से लेके हर चीज एकदम गजब की है और भाई लोग इससे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एनिमे है जिसका नाम है विंड ब्रेकर, वो भी लोगों की नजर में आ रहा है, लोग इसे भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अब लोग इसे टोक्यो रिवेंजर से कंपेयर भी कर रहे हैं। तो आज मैं इसी चीज का एकदम डाउट क्लियर करने वाला हूं तुम लोग का कि कौन है बेस्ट, टोक्यो रिवेंजर्स या फिर विंड ब्रेकर। अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना।
टोक्यो रिवेंजर्स और विंड ब्रेकर दोनों ही गजब के एनिमे हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन क्या हो अगर टोक्यो रिवेंजर्स और विंड ब्रेकर को हम करें कंपैरिजन भाई इन दोनों का। आओ देखते हैं कि कौन सा एनिमे है ज्यादा बेस्ट, टोक्यो रिवेंजर्स या विंड ब्रेकर। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो चीज आती है वो है एनिमेशन क्वालिटी। लिटरली भाई एनिमेशन क्वालिटी टोक्यो रिवेंजर्स और विंड ब्रेकर मुझे दोनों की इक्वली लगी। दोनों की ही एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है और भाई इसमें मैं दोनों को इक्वल मार्क्स दूंगा। यहाँ पे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, अपनी अपनी जगह पे दोनों का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद आता है कैरेक्टर्स भाई, जहां पे हमें विंड ब्रेकर में दिखाया जाता है ओमेमिया, साकुरा जैसे कैरेक्टर्स को, वहीं टोक्यो रिवेंजर्स में हमें दिखाया जाता है माइकी और ताकीमिची जैसे कैरेक्टर्स को। लेकिन एक चीज यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्लियर है, लोग मेरे साथ एकदम एग्री करेंगे कि विंड ब्रेकर के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें पर्सनली फील नहीं होते, मतलब उनके साथ हम रिलेट नहीं कर पाते उतना जितना हम अपने ताकीमिची, माइकी, ड्रेकन इन लोगों के साथ करते हैं। लिटरली भाई ताकीमिची को देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फील आती है शायद ये बंदा मैं ही हूं, लेकिन साकुरा को देख के ऐसे फील नहीं आती है। और भाई अगर रिलेटिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो वो टोक्यो रिवेंजर्स के ज्यादा हैं, और भाई अगर पावर में भी देखा जाए तो टोक्यो रिवेंजर्स के कैरेक्टर ही ज्यादा आगे हैं। तो भाई इस चीज में एकदम पॉइंट जाता है टोक्यो रिवेंजर्स को। इसके बाद आती है फाइट्स भाई, जहां पे विंड ब्रेकर में हमने देखा बफ्यूरिन वर्सेस शिशिटोरिन, जहां पे हमने देखा ओमेमिया वर्सेस चीका। अमेजिंग फाइट्स थी इस एनिमे और मांगा में भी, लेकिन भाई ये टोक्यो रिवेंजर्स के सामने कुछ नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं टोक्यो रिवेंजर फैन हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। तुम खुद जाके क्रॉस चेक करो भाई, मेरी एक वीडियो भी है कि टॉप 5 फाइट्स ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स, उस वीडियो को जाके देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि टोक्यो रिवेंजर्स में कितनी गजब फाइट है। टोमन वर्सेस वैलहैला ले लो, टोमन वर्सेस तेंजेकु ले लो, या फिर टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस कांटो मांची गैंग अभी आने दो भाई, ऐसी ऐसी फाइट्स हैं। ताकीमिची वर्सेस माइकी, ड्रेकन वर्सेस ऑल, भाई गजब गजब की फाइट हैं जो कि अपनी जगह बना लेती हैं और इस चीज में भी टोक्यो रिवेंजर्स को पॉइंट दिला देती हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेन कैरेक्टर में। अब देखो मेन कैरेक्टर में भाई देखो दोनों ही एनिमे यहाँ पे इक्वल हैं। अब यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि नहीं भाई ताकीमिची ज्यादा अच्छा है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे साकुरा ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं दोनों को इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि दोनों अपने अपनी चीज में ठीक हैं। जैसे साकुरा को हमें जो चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि वो एक पावरफुल है, लेकिन भाई वो कंफ्यूज्ड है। बहुत लोगों को शायद ये साकुरा पसंद आता होगा कि भाई पावरफुल तो है और कंफ्यूज्ड है, वो बार बार अपनी कंफ्यूजन सही करता है। और कई लोग ताकीमिची को पसंद करते होंगे कि भाई ये अपने से ज्यादा सबके बारे में सोचता है। तो ये वाला पॉइंट मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। तुम बताओ कौन है बेस्ट मेन कैरेक्टर, ताकीमिची या फिर साकुरा। अब इसके बाद आते हैं भाई स्टोरी लाइन पे, जहां पे सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूं विंड ब्रेकर की स्टोरी देखो बहुत ज्यादा अच्छी है भाई। वहां पे लास्ट में चीका आ जाएगा, वहां पे बहुत कुछ होगा भाई, पता नहीं कौन कौन सी गैंग से लड़ेंगे ये लोग। अभी और भी गैंग आएंगी, चीका की जो गैंग है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो भी अभी आएगी आगे। लेकिन फिर भी भाई ये टोक्यो रिवेंजर्स से compete नहीं कर सकती भाई। टोक्यो रिवेंजर्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट भाई स्टोरी लाइन लगता है, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर जाता है टाइम लीप के कॉन्सेप्ट को, जहां पे हम कैरेक्टर्स से इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं कि हम भाई उन्हें फील करने लगते हैं। हमें वो कैरेक्टर ऐसा लगता है कि हम उन्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे बाजी मार जाती है स्टोरी लाइन में टोक्यो रिवेंजर्स। खैर यहाँ पे सीधा सीधा टोक्यो रिवेंजर्स जीत चुका है विंड ब्रेकर से, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब विंड ब्रेकर खराब एनिमे है या फिर नहीं देखने लायक है। मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ टोक्यो रिवेंजर्स विंड ब्रेकर से अच्छा है, लेकिन अगर टोक्यो रिवेंजर जैसा ही कोई एनिमे एकदम धांसू तुम देखना चाहते हो
तो विंड ब्रेकर को देखो, ये एकदम वर्थ इट है। तुम ओमेमिया साकुरा लुक से प्यार करोगे और दोनों ही एनिमे अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। लेकिन यहाँ मेरे कंपैरिजन में टोक्यो रिवेंजर्स जीत चुका है। तो भाई ये था मेरा कि टोक्यो रिवेंजर्स इन दोनों में विनर है। तुम्हें इन दोनों में से कौन सा एनिमे पसंद है, टोक्यो रिवेंजर्स या विंड ब्रेकर? कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही खुला है, तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। टोक्यो रिवेंजर्स एक ऐसा एनिमे है जो हमें फाइट्स दिखाता है, जो हमें गैंग्स दिखाता है और हमें खतरनाक कैरेक्टर्स दिखाता है। लेकिन एक चीज और जो टोक्यो रिवेंजर्स हमें बहुत अच्छी चीज दिखाता है वो है भाई फ्रेंडशिप। भाई टोक्यो रिवेंजर्स में ऐसी ऐसी फ्रेंडशिप्स हमें दिखाई गई हैं जो देखने के बाद हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं और हम भी एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोक्यो रिवेंजर्स की कौन सी दोस्ती हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये मैं लिस्ट बनाया हूँ ऐसा नहीं है जो नंबर 1 पे है वो सबसे अच्छी है और जो नंबर 5 पे है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हर किसी का अलग अलग बॉन्ड है हर किसी से, और भाई हर एक दोस्ती अच्छी है टोक्यो रिवेंजर्स में। तो मैंने बस लिस्ट की है, तो इसको एग्जैक्ट ऐसे कुछ मत मान लेना। आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली आती है ताकेमिची और चिफुयु की दोस्ती। लिटरली भाई ये दोस्ती एकदम ट्रेजिक से शुरू हुई थी, जहां पे बाजी से चिफुयु मार खा रहा होता है, वहां पे ताकेमिची उसे देख लेता है, बाद में दोनों मिलते हैं, फिर उस बारे में बात होती है। उसके बाद भाई हम इन दोनों की दोस्ती देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ताकेमिची भाई तंजीकू गैंग से मार खा रहा होता है, वहां पे चिफुयु आ जाता है। सीजन 2 में भी हमने देखा कि चिफुयु ताकेमिची के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और आगे चल के भी हम देखेंगे कि चिफुयु ने ताकेमिची के लिए एक बार में अपनी जॉब छोड़ के उसकी गैंग में ज्वाइन हो गया था। तो ताकेमिची और चिफुयु की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। अगली आती है एंग्री और स्माइली की। भाई ये दोस्ती नहीं, इसे मैं भाईचारा बोलना चाहूंगा, क्योंकि दोनों भाई हैं और भाई दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि स्माइली जो रहता है वो भाई अपने भाई एंग्री से कितना ज्यादा प्यार करता है, और भाई इन दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है ड्रेकन माइकी का रिश्ता। लिटरली भाई ड्रेकन और माइकी बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। ड्रेकन के लिए उनके दोस्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि काजुटोरा जब माइकी को मारने आ रहा होता है, तब ड्रेकन कितने बैड एस तरीके से बीच में आके बोलता है कि अगर माइकी तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा। और भाई हम देखते हैं कि हर मोड़ पे ताकेमिची और ड्रेकन एक दूसरे के साथ रहते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं ड्रेकन कैसे माइकी को बचाते बचाते ही इस दुनिया से चला जाता है। इसके बाद आती है ताकेमिची और उसके 4 दोस्त, आकुन और जो उसके और दोस्त थे उनकी। भाई लिटरली इन बंदों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी ताकेमिची को भाई साहब जरूरत रही है, ये आके उसके साथ खड़े हो गए हैं। भाई ताकेमिची और उसके ये 4 दोस्त उसके लिए हीरे से कम नहीं है। और इसके बाद आती है माइकी और बाजी की दोस्ती। लिटरली भाई ये दोस्ती कोई 1-2 साल की दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती है बचपन की। माइकी का पड़ोसी रहता है बाजी, जो कि उसके दादाजी से कराटे मार्शल आर्ट्स भी सीखता है, जो भी वो सिखाते थे। और भाई यहाँ से दोनों की दोस्ती उठती है और भाई बड़े होने तक ये दोनों आपस में दोस्त रहते हैं। फिर आती है भाई इजाना और काकुचो की द मोस्ट इमोशनल स्टोरी, जहाँ पे 2 बच्चे जो अपने अपने बचपन में अलग अलग चीजें देखे रहते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों ऐसे दोस्त बनते हैं जो दोस्ती एकदम ऊपर लेवल की है। भाई ये दोस्ती से बढ़ के मैं कहूंगा इनका आपस में भाईचारा था। दोनों एक दूसरे के लिए मरने तक तैयार थे, और इससे बड़ा हमें क्या एग्जाम्पल चाहिए। खैर तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टोक्यो रिवेंजर्स में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि अमेजिंग हीरो हैं, जैसे भाई हमारा बाजी जिसने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे दी, हमारा ड्रेकन जो कि माइकी के लिए इतना लॉयल है और जिस भी बंदे के साथ इसका रिलेशन अच्छा होता है उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है, या फिर हो हमारा ताकेमिची
जिसने सिर्फ अपनी नहीं सोची, जिसने सबकी सोची और सबको बचाता चला गया। लेकिन साथ ही साथ ऐसे ही टोक्यो रिवेंजर्स में विलेंस हैं। सच बताऊं तो विलेंस के बिना टोक्यो रिवेंजर्स अधूरा है, और मेरी मानो ना तो टोक्यो रिवेंजर्स में प्रॉपर कोई विलन है ही नहीं, सब एक तरीके के एंटी हीरो हैं। लेकिन फिर भी आज हम इन्हें विलन कंसीडर करेंगे और जानेंगे कि टोक्यो रिवेंजर्स के टॉप 5 विलेंस कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम जो है वहाँ पे भी अमेजिंग एनिमे कंटेंट आते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और बहुत लोग कह रहे थे कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स कैसे देखें, ये नहीं समझ में आ रहा। वो मैंने प्रॉब्लम तुम्हारी वहाँ सॉल्व कर दी है। वहाँ पे एक हाईलाइट होगी वॉच एनिमे नाम से, उसको जाके बस देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे देखना है। और भाई ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है काजुटोरा। ये टोमन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहता है, लेकिन जब इसने माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो को मारा उसके बाद ये हो गया पागल और ये सारा इंजाम माइकी के ऊपर डालने लगा। ये कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहा। उसके बाद जब ये वहां से आया, ये एक ईविल बन गया था और पूरे टोमन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इसने वेलहेला ज्वाइन की और भाई वेलहेला और टोमन के बीच में लड़ाई भी करवाई। आखिरी में जाकर ये सुधर जाता है, लेकिन भाई एक टाइम पे ये गजब का विलन था। नंबर 4 पे आता है साउथ। लिटरली जब साउथ एंटर करता है भाई साहब सीरीज में, तो तुम्हें समझ में आता है कि विलन का ऑरा आखिर होता क्या है। साउथ एक बहुत ही बढ़िया विलेन लगता है और ये रोकुहारा टेंडेई का लीडर होता है। वैसे जिसे भी नहीं मालूम रोकुहारा टेंडेई क्या है, तो मैंने 3DTs के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जाके उसे जरूर देख लेना। भाई नंबर 3 पे आता है किसाकी। भाई एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने टाइम ट्रेवल किए हुए बिना ताकेमिची को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि शायद किसाकी भी एक टाइम ट्रेवलर है। किसाकी हानमा इन दोनों की जोड़ी ने तबाही मचा दी थी टोक्यो रिवेंजर्स में, और भाई सचमुच ये वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में से एक था। नंबर 2 पे आता है हमारा इज़ाना, जिसको तुम तब तक विलन समझते हो जब तक इसकी बैक स्टोरी नहीं सुने होते हो। बचपन में इसकी माँ ने इसको अपनाने से मना कर दिया, बच्चे इसे बुली करते थे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा इज़ाना एक ऐसा विलन बना जो कि सबकी मार के रखता था। भाई माइकी के बाद कोई कैरेक्टर है जो कि मोस्ट पावरफुल है, तो मुझे लगता है वो इज़ाना ही है। इज़ाना भाई माइकी और शिनिचिरो का भाई है और वन ऑफ द बेस्ट विलन में से एक है। और नंबर 1 पे आता है जो, उसे सुनने के बाद तुम लोग शायद मुझे गाली भी दोगे, बट यार जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो नंबर 1 पे आता है माइकी। लिटरली भाई सीरीज का जो मेन विलन था वो खुद माइकी ही था। भाई एट लास्ट चलते चलते माइकी ही सबको मार रहा था। भाई माइकी ही मेन विलन है टोक्यो रिवेंजर्स का। जो लोग पूरी टोक्यो रिवेंजर्स देख लिए होंगे वो लोग जानते हैं कि फाइनल बॉस जैसे एक गेम में आता है, जो आखिरी में सबसे बड़ा विलन निकलता है, वो है भाई माइकी। भाई माइकी बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था और लास्ट में जाते जाते ये एक विलन बन जाता है। हाँ, बाद में चल के सब कुछ ठीक हो जाती है, लेकिन भाई माइकी बेस्ट विलन था। खैर, तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स कैसी लगती है और तुम्हारे फेवरेट 5 विलन कौन से हैं? पांचों में से किसी एक का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी ऐसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें यह बताया गया हो कि टोक्यो रिवेंजर्स की स्टार्टिंग कैसी है, टोक्यो रिवेंजर्स की एंडिंग क्या होगी, टोक्यो रिवेंजर्स में माइकी का क्या होगा, बाजी का क्या होगा, ड्रेकन का क्या होगा, या किसी भी कैरेक्टर का क्या होगा। आज मैं हर एक चीज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और इससे वास्ट एक्सप्लेनेशन बहुत लोग ने तुम्हें दिया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें यार चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चीज बताऊंगा, और बीच बीच में जहां पे प्रॉब्लम आएगी वहां पे रुकूंगा भी। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर जानना चाहते हो कि टोक्यो रिवेंजर्स में क्या हुआ।
भाई भाई भाई, जो वीडियो टोक्यो रिवेंजर फैंस को चाहिए थी वो आ चुकी है फाइनली भाई। 30 वीडियो के बाद टोक्यो रिवेंजर्स के ऊपर 30-35 वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो आ चुकी है कि टोक्यो रिवेंजर्स की पूरी टाइमलाइन क्या है, कहां से चीजें शुरू हुई और चीजें कहां पे खत्म होगी, ये पूरी चीज मैं बताने वाला हूं इन वीडियोस में। तो भाई ये चैनल, भाई देखो, ये चैनल आप सब्सक्राइब करना तुम्हारा धर्म बन जाता है भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को हाइप कर दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। खैर आओ शुरू करते हैं इस अमेजिंग टॉपिक को। सबसे पहली बात, टोक्यो रिवेंजर्स में टाइमलाइन बहुत हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी एक ही टाइमलाइन है, लेकिन जितनी बार कोई टाइम ट्रेवल होता है उतनी नई टाइमलाइन बनती हैं। अब टाइमलाइन ऐसा नहीं है कि उस टाइमलाइन को छोड़ के कोई नई टाइमलाइन ही बन गई, लेकिन फिर भी अगर सेम टाइमलाइन में भी चेंजेस हो रहे हैं, इट मींस कि कुछ चेंज हो रहा है, तो वो टाइमलाइन चेंज हो रही होगी। तो सबसे पहली टाइमलाइन की हम बात करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, मतलब सबसे पहली टाइमलाइन, और ये थी माइकी, शिनिचिरो, एमा जब साथ में थे। तो होता ये है, माइकी, शिनिचिरो आपस में भाई होते हैं और उनके घर पे कुछ एडॉप्टेड बच्चे आते हैं। एक आती है एमा जो कि एक इंग्लिश चाइल्ड होती है और इसी वजह से माइकी का पहले नाम होता है सानो मांजीरो, लेकिन एमा की वजह से वो अपना नाम माइकी रख लेता है। एक और भाई आता है जिसका नाम होता है इजाना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि चारों में प्यार कम हो या फिर ऐसा कुछ डिफरेंसेस हो। चारों ही एक दूसरे को बहुत मानते थे। जब 3 साल की उम्र होती है माइकी की, तभी उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। माइकी सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करता है। वो रोज उनसे बताया करता था कि आज उसने कितने स्ट्रांग बना, वो आज किस बच्चे को मारा है, ये सारी चीजें वो अपनी मम्मी को बताया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब होती है और उसकी मम्मी भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे वो चले गए थे दादाजी के अलावा। भाई साहब, शिनिचिरो उस समय पे एक गैंग लीड करता था जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन। अब ऐसा नहीं है शिनिचिरो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भाई शिनिचिरो के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड जरूर था और वो हार नहीं मानता था और बहुत ही अच्छा लीडर था। ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन वाली गैंग में जो लोग थे वो हैं अकाशी, बेनकई, वकाजा। आगे चल के ये बहुत ही खतरनाक बनने वाले हैं। आगे चल के शिनिचिरो ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन को डिसबैंड कर देता है और सेकंड जनरेशन को ये जिम्मेदारी दे देता है कि वो ब्लैक ड्रैगन को और ऊंचाइयों पे लेके जाएं। यहाँ पे माइकी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है शिनिचिरो से और इसी वजह से माइकी भी आगे चल के गैंग वाले सीन में जाता है। माइकी के दोस्तों की बात करें तो उसका दोस्त होता है सांजू, बाजी और सेंजू। भाई सांजू और सेंजू जो रहते हैं वो माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो के दोस्त अकाशी के दोनों भाई रहते हैं, और बाजी जो रहता है वो रहता है माइकी का पड़ोसी। इसीलिए ये चारों बचपन से ही साथ रहते हैं। एक दिन शिनिचिरो माइकी के लिए एक एरोप्लेन लेके आता है। अब भाई ये एरोप्लेन बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करने वाली थी। माइकी यहाँ पे एरोप्लेन से खेलता रहता है और यहाँ पे एक बहुत ही बुरी चीज होती है कि माइकी फिसल के गिर गया होता है, जिसकी वजह से भाई माइकी चला जाता है कोमा में। और भाई शिनिचिरो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि अब उसका कोई भी नहीं रहा और माइकी ही था उसका, अब उसकी भी ये हालत हो चुकी है। और भाई 4 साल बाद माइकी की डेथ हो जाती है। हाँ भाई, जो पहली टाइमलाइन है उसमें माइकी की डेथ हो जाती है। माइकी की डेथ के बाद शिनिचिरो एकदम पागल हो चुका रहता है, वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है और भाई वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं। एक दिन भाई वकाजा के साथ एक क्लब में शिनिचिरो बैठा रहता है और वहां पे वो देखता है कि कुछ एक ग्रुप है जो बात कर रहा है किसी टाइम लीपर के बारे में। मतलब वो कह रहे थे कि एक बूढ़ा सा आदमी बताओ कैसे कह रहा था कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं टाइम लीप कर सकता हूँ, और वो सब बोल के उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन शिनिचिरो को ये बात मजाक नहीं लगती, वो जाता है उनके पास और उन्हें मारता पीटता है और उनसे निकलवाता है कि उससे टाइम लीपिंग की पावर कहां से मिलेगी।
वो सब उसे बताते हैं कि एक नोमैड मैन है जो ये बातें बोल रहा था। अब शिनिचिरो पहुंचता है उस नोमैड मैन के पास और उससे पावर मांगने की कोशिश करता है, लेकिन नोमैड मैन भी बोलता है कि अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो तुम्हें जो इस पावर का मालिक है उसे मारना होता है। विदाउट एंड डाउट शिनिचिरो ने यहाँ पे डंडा उठाया या रॉड जो भी कह लो, और उससे उठा के नोमैड मैन के सर पे दे दिया। और यहाँ पे वो नोमैड मैन मरते मरते कहता है, बी कर्स्ड, बी कर्स्ड। नोमैड मैन के मारने के बाद भी भाई शिनिचिरो को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पावर्स कैसे यूज करें, और शिनिचिरो एकदम पागल होता जा रहा था। एक दिन होता यह है कि सांजू अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है और वो देखता है कि शिनिचिरो रिवर के ऊपर खड़ा था कूदने के लिए। सांजू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिचिरो कूद जाता है। और शिनिचिरो यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई एक ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं या टाइम लीप कैसे करते हैं। और भाई जैसे ही शिनिचिरो पानी में गिरता है, यहाँ पे वो कर जाता है टाइम लीप उसी समय पे जब माइकी गिरने वाला होता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी टाइमलाइन 2। अब यहाँ पे पहले टाइमलाइन के इवेंट्स चेंज होने वाले थे। भाई यहाँ पे शिनिचिरो पास्ट में पहुंचता है और वो बचा लेता है माइकी को। अब जब माइकी की वो चीज हुई ही नहीं तो भाई माइकी जिंदा बच जाता है। दादाजी और एमा भी वहां पे होते हैं और शिनिचिरो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। भाई शिनिचिरो पूरे घर में पोछा लगाता है, एकदम खुश था, खेलता हंसता रहता है। लेकिन उस दिन एक चीज होने वाली थी जो आगे चल के फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली थी, और वो था माइकी का पहली बार डार्क इम्पल्स सामने आना। ये इसी टाइम लीपिंग के कारण होता था कि माइकी अपने डार्कनेस, अपने अंदर के डार्क इम्पल्स को रोक नहीं पाता था। शायद ये टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से होता होगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया गया है, लेकिन जितना बताया गया है उतना मैं बताता हूँ। भाई यहाँ पे शिनिचिरो देखता है कि माइकी ने सांजू को इतना मारा है कि उसका मुंह फट चुका है। लिटरली भाई सांजू के मुंह पे जो स्कार है वो माइकी ने ही दिए थे। और भाई ये सिर्फ माइकी ने किया था क्योंकि सांजू ने उसका प्लेन तोड़ दिया था जो शिनिचिरो ने उसे दिलाया था। भाई यहाँ पे शिनिचिरो बहुत हैरान होता है। ये पहली बार था जब माइकी का डार्क इम्पल्स आता है सामने। शिनिचिरो माइकी को डांटता है और सांजू से सॉरी बोलने के लिए बोलता है, और माइकी भी यहाँ पे बता रहा होता है कि पता नहीं कैसे कोई चीज ने उस पे हावी होके ये चीज करवाई थी। अब भाई शिनिचिरो यहाँ पे माइकी को कहता है कि सांजू से माफी मांगो, और माइकी जो है माफी मांगता भी है। अब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज होती है जो पूरा फ्यूचर बदल देने वाली होती है। शिनिचिरो फिर से वापस से जाता है उस नोमैड मैन के पास, पर वो नोमैड मैन उसे मिलता नहीं है। भाई उसके बाद वो फिर आता रहता है तो देखता है एक बच्चा जो कि एक लड़की को बचाने के चक्कर में बिना ये सोचे कि वो ताकतवर है कि नहीं, पावरफुल है कि नहीं, लेकिन वो उस बच्ची को बचाने के लिए कूद जाता है। और वो कोई और नहीं, हमारा क्राई बेबी ताकीमिची रहता है, जो कि हीना को बचाने के चक्कर में कुछ लड़कों से लड़ाई कर लेता है। हाँ, वो लड़के उसे दबा के मार रहे होते हैं, तभी वहां पे पहुंच जाता है शिनिचिरो और वो उन बच्चों को डरा के वहां से भगा देता है। और उसी समय ताकीमिची और शिनिचिरो एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पे डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है सबकी आपस में। भाई शिनिचिरो ने चूज किया ताकीमिची को अपनी पावर देने का, और ताकीमिची उसे ऐसा लगा कि शायद इस पावर के काबिल है। भाई वो पावर देने के बाद शिनिचिरो जो होता है वो चला आता है अपने घर। समय का पहिया चलता है और माइकी और हर कोई बड़ा होता रहता है। यहाँ पे माइकी अपना टोमन ग्रुप बनाता है, जिसमें सबसे पहली बार वो ड्रेकन से मिलता है। वो देखता है ड्रेकन कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रहा होता है, तो वो उन सारे बड़े बच्चों को मारता है और ड्रेकन को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। बाजी तो उसका बचपन का दोस्त था, तो बाजी को रहना ही था। मित्सुया, काजुटोरा और पाचिन भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है भाई, जिसकी वजह से माइकी का डार्क इम्पल्स जो अभी उसके अंदर पल रहा था वो उस पे हावी होना शुरू हो जाएगा। भाई यहाँ पे होता यह है
कि काजुटोरा और बाजी प्लान बनाते हैं कि भाई माइकी को उसकी फेवरेट बाइक गिफ्ट करेंगे उसके बर्थडे पे। लेकिन भाई वो जिस गैरेज से जाके बाइक चुरा रहे थे वो होता है शिनिचिरो का। भाई शिनिचिरो आता है और काजुटोरो को लगता है कि वो कोई और है और वो पीछे से उस पे रॉड से अटैक कर देता है और शिनिचिरो वही मारा जाता है। भाई बाजी और काजुटोरा दोनों पागल हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन शिनिचिरो को मिला था उसका कर्मा। जैसे उसने नोमैड मैन को मारा था वैसे ही शिनिचिरो भी अब नहीं रहा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि काजुटोरा के ऊपर भी कुछ डार्क इम्पल्स टाइप का वो हो रहा था, जिसकी वजह से भाई काजुटोरा कह रहा था ये सब गलती माइकी की है, ये सब गलती माइकी की है। और यहाँ पे काजुटोरा को होती है कुछ दिन की जेल और यहाँ पे भाई माइकी भी पूरा शॉक रहता है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। डार्क इम्पल्स अब अपना रूप दिखाने वाली थी। अब इसके बाद यहाँ पे आता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1, जो कि तुमने बहुत लोगों ने देखा होगा तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। और भाई ये पूरा सीजन यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, अगर किसी भी टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 देखना हो तो वो यूट्यूब पे है। लेकिन हम तेजी से एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होती है कि ताकेमिची एक दिन टीवी पे देखता है कि एक लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। भाई वो देखता है कि वो कोई और नहीं उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड हीना होती है, जिसकी वजह से भाई ताकेमिची हर चीज करने की कोशिश करता है, टाइम लीप करने की कोशिश करता है और वो बार बार टाइम लीप करता है इस इंसिडेंट को चेंज होने के लिए। यहाँ पे ताकेमिची का दोस्त बनता है माइकी। फिर ताकेमिची आगे चल के टोमन को ज्वाइन करता है। काजुटोरा जिसने माइकी के भाई के सर पे रॉड मारी थी वो भी कुछ दिन बाद जेल से बाहर आता है। उसके बाद काजुटोरा ने एक गैंग ज्वाइन की थी जिसका नाम था वेलहेला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोमन वर्सेस वेलहेला, एक ऐसी फाइट जो टोक्यो रिवेंजर्स की हर किसी की फेवरेट है। भाई ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। भाई इसी में हम देखते हैं कि टोमन वर्सेस वेलहेला की फाइट में भाई बाजी ने अपनी जान दे दी थी अपने दोस्तों के लिए। माइकी का डार्क इम्पल्स अब हमें पहली बार यहाँ पे दिखता है जब काजुटोरा को माइकी मारता है और वो अपने सेंसेस में नहीं रहता है। अगर ताकेमिची यहाँ पे बीच में ना आया होता तो शायद आज काजुटोरा जिंदा भी ना होता। भाई माइकी को ताकेमिची यहाँ पे रोक लेता है और ये पहली बार था जब डार्क इम्पल्स का सामना सबने किया था। अब यहाँ पे आता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 जो कि बहुत चीजों की नींव रखता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन 10th जनरेशन को, जिसको लीड कर रहा होता है ताइजू शिबा। ये बंदा बहुत ही मॉन्स्टरस रहता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। हमें दिखाया जाता है कि हक्काई और युजुहा को कैसे ये परेशान करता रहता है। ताकेमिची का आगे चल के बहुत अच्छा दोस्त बनता है हक्काई। ताकेमिची, एंग्री, स्माइली, चिफुयु, मित्सुया आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब मिलके रोकते हैं ताइजू शिबा को। और लास्ट में ड्रेकन आके ताइजू शिबा के बहुत सारे आदमियों को मारा होता है और माइकी ताइजू को हरा के यहाँ पे जीत दे देता है। और यहाँ पे जीत होती है टोमन की। एक बार फिर से भाई यहाँ पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 3। अब भाई आता है सीजन 3 जहां पे हम देखते हैं किसाकी टेटा, जो कि भाई अभी तक बहुत ही खतरनाक विलन दिखाया गया था। अब वो ज्वाइन कर लेता है एक ग्रुप जिसका कपड़ा होता है रेड कलर का। इजाना ने 13 साल की उम्र में शिनिचिरो और माइकी एमा सबको छोड़ के चला गया था। उसके बाद इजाना अभी अपीयर होता है, इजाना का कमबैक होता है और यही होता है तेंजेकु ग्रुप का लीडर। जो मैंने बताया नहीं था कि रेड कपड़े वाली एक गैंग, उसका लीडर होता है इजाना। भाई साहब बहुत कर्म कांड होते हैं। भाई तेंजेकु पूरा टोमन पे भाई कैप्चर करना चाहती थी। पूरे शहर में सिर्फ तेंजेकु के मेंबर्स दिख रहे थे और भाई आखिरकार होता है टोमन वर्सेस तेंजेकु, जहां पे भाई हमारे क्राय बेबी ताकेमिची ने कमाल कर दिया। भाई किसाकी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। भाई इसने किसाकी की बजा दी थी। इवन दो किसाकी ने इसे गोली मारी थी फिर भी ये हार नहीं मान रहा था। अब यहाँ पे एक बहुत ही बुरी चीज हुई थी कि किसाकी ने एमा को मार दिया था। एमा वही माइकी की बहन।
जिसकी वजह से माइकी, ड्रेकन ये सब अपने सेंसेस में नहीं थे, लेकिन ताकीमिची ने यहाँ पे सब कुछ संभाले रहा। भाई उसके बाद एंट्री होती है माइकी की। अभी तक ताकीमिची ने सब संभाला हुआ था, लेकिन अब फाइट होती है इजाना वर्सेस माइकी की। ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी टोक्यो रिवेंजर्स की। इसके बाद होता यह है कि किसाकी इतना बड़ा नाली का कीड़ा रहता है कि वो भाई यहाँ पे इजाना और काकुचो इजाना का बेस्ट फ्रेंड रहता है, जो कि बचपन से उसके साथ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इजाना की बैक स्टोरी, जहाँ पे उसकी मॉम ने उसे कभी अपनाया नहीं। काकुचो की भी सेम कहानी रहती है कि काकुचो हमेशा से अकेला रहता है, लेकिन जब इजाना और काकुचो मिलते हैं तो वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया तो ऐसा जाता है कि इजाना और काकुचो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन काकुचो यहाँ पे बच जाता है। किसाकी को ताकेमिची दौड़ाता है और वो ट्रक से लड़के इस दुनिया से चला जाता है। तो सीजन 3 की एंडिंग ऐसे होती है। तो अब होता ये है कि माइकी ने टोमन को डिसबैंड कर दिया था, पर ऐसा माइकी ने क्यों किया? क्योंकि टोमन और तेंजेको की जब लड़ाई हुई थी तो तेंजेको ही उस समय की सबसे पावरफुल गैंग थी, लेकिन जब टोमन ने तेंजेको को हरा दिया तो अब टोमन के अलावा कोई भी गैंग नहीं बची थी जो कि सबसे पावरफुल हो। तो माइकी ने इसीलिए टोमन को बंद कर दिया, ये बोलते हुए कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे माइकी के मन में कुछ और चल रहा था, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब जब गैंग वाला सीन खत्म हो गया रहता है तो ताकेमिची भी अपने फ्यूचर में चला जाता है। जब ताकेमिची फ्यूचर में जाता है तो देखता है वो पाचिन की वेडिंग में रहता है। हर कोई मजे कर रहा होता है, वहां पे ड्रेकेन होता है, वहां पे चीफुयू होता है, वहां पे हर कोई होता है जो कि अपने लाइफ में सेटल्ड होता है। लेकिन एक चीज ताकेमिची को प्रॉब्लम लगती है कि वहां पे माइकी नहीं होता। जब ड्रेकन से माइकी पूछता है तो ड्रेकन भी बोलता है कि माइकी अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है और शायद उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ताकेमिची को भी लगता है जब ड्रेकन ऐसे बोल रहा है तो शायद ये सच ही होगा। भाई एक दिन ताकेमिची टीवी पे देखता रहता है कि किसी बॉन्टेन गैंग की बात हो रही है। अब ये बॉन्टेन गैंग क्या होती है? बॉन्टेन गैंग एक गैंग है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बॉन्टेन गैंग एक ऐसी गैंग है जो हर तरह के क्राइम में होती है। जितने भी बुरे क्राइम तुम सोच सकते हो हर कोई उसमें करता है। और हमें पहले ऐसे स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि शायद इसका लीडर इजाना है, लेकिन यार वो इजाना नहीं होता है, वो होता है माइकी। माइकी थोड़ा बहुत इजाना वाला लुक ले लेता है। इस ग्रुप में होता है सांजू, जो कि माइकी के एकदम बचपन का दोस्त होता है। और भाई ये माइकी के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली भाई ये माइकी को अपना किंग मानता है और माइकी के एक इशारे पे ये कुछ भी कर सकता है। इसमें हमें कांजी दिखाया जाता है, हमें इसमें काकुचो दिखाया जाता है, हमें इसमें कोकोनोई दिखाया जाता है। कोकोनोई सारे फाइनेंसेस संभालता था। भाई बॉन्टेन गैंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है क्योंकि बहुत ही कम टाइमलाइन में इसे दिखाया गया है, लेकिन ये क्लियर चीज थी बॉन्टेन की। अब हम दोबारा आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो जब ताकेमिची ये गैंग को देखता रहता है टीवी पे तो भाई ताकेमिची को ये लगता है कि नहीं यार ये गैंग इजाना नहीं जिंदा हो सकता, क्योंकि माइकी के जो पीछे वाला लुक था वो एकदम इजाना के जैसे लग रहा था। तो ताकेमिची कहता है कि नहीं यार इजाना नहीं जिंदा हो सकता है, और ताकेमिची को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये माइकी हो सकता है। लेकिन आगे चल के जब रिसर्च करता है, वो नाहोतो के पास जाता है, उसे पता चलता है कि ये माइकी ही है। और भाई जब ताकेमिची को ये पता चलता है कि ये माइकी है, तब ताकेमिची भाई साहब माइकी से मिलने के लिए परेशान हो जाता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भाई जैसे ही ताकेमिची माइकी के पास जाता है वहां उससे मिलने, तभी वहां पे सांजू आ जाता है जो कि ताकेमिची को थोड़ा धमकाता वमकाता है। फिर होती है एंट्री माइकी की, और माइकी सांजू से कहता है कि सांजू तुम यहाँ से जाओ। भाई उसके बाद ताकेमिची और माइकी बात कर ही रहे थे। उसके बाद ताकेमिची ने कहा कि माइकी मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा, ये वो। और भाई माइकी बिना कुछ सुने समझे उसकी डार्क इम्पल्स की वजह से वो भाई ताकेमिची के ऊपर गन शूट कर देता है, जिसकी वजह से ताकेमिची की हालत एकदम खराब हो जाती है। लेकिन खराब हालत में भी ताकेमिची एक ही चीज बोल रहा था कि माइकी मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसके बाद माइकी ये सुनने के बाद और फ्रस्ट्रेट हो जाता है
और कहता है ताकीमिची तुम कुछ भी नहीं बचा सकते। उसके बाद माइकी कूद जाता है बिल्डिंग से और भाई माइकी जैसे ही कूदता है ताकीमिची उसे पकड़ लेता है। भाई ताकीमिची बार बार माइकी से पूछता है माइकी बताओ तुम्हें बचना है, माइकी बताओ क्या तुम बचना चाहते हो, माइकी सच सच बताओ तुम बचना चाहते हो। उसके बाद भाई माइकी अपने सेंसेस में आता है और ताकीमिची से बोलता है ताकीमिची मुझे बचा लो। और लिटरली भाई यही चीज के बाद एक चीज होती है कि माइकी और ताकीमिची एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये इनका ट्रिगर पॉइंट बन गया होता है टाइम लीप करने का। अब ताकीमिची एक बार फिर से पास्ट में आ गया होता है। ताकीमिची जैसे ही पास्ट में आता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है 3DTs के बारे में। 3DTs क्या है अब हम ये जानेंगे। 3 लोग जिसे 3 टाइटन्स कहा जाता है उनकी गैंग की ये टीम्स हैं, मतलब अलग अलग इलाकों पे ये तीनों ही राज करते हैं, जिनमें से सबसे पहली गैंग है रोकुहारा टेंडेई, दूसरी गैंग है ब्राह्मण और तीसरी गैंग है कांटो मांजी गैंग। भाई ये तीनों ही गैंग बहुत खतरनाक होती है। जहां पे बात करें रोकुहारा टेंडेई की तो इसका लीडर होता है साउथ। साउथ एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो किसी को भी मारने पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और लिटरली भाई ये ड्रेकन से भी बड़ा है। तो साउथ एकदम प्योर मॉन्स्टर रहता है। भाई रोकुहारा टेंडेई में होता है काकुचो। हाँ भाई तेंजिकू के बंद होने के बाद काकुचो इसको ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही सेम कांजी भी करता है, कांजी भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। सेम ऐसा ही शियोन करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द तेंजिकू मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं रोकुहारा टेंडेई को। और भाई यहाँ पे सबसे शॉकिंग था हतानी ब्रदर्स का यहाँ पे ज्वाइन करना रोकुहारा टेंडेई को। भाई रिंडो और रैन भी रोकुहारा टेंडेई को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये पूरी लिस्ट थी रोकुहारा टेंडेई की। अब बात करते हैं ब्राह्मण गैंग की। तो भाई ब्राह्मण गैंग कह सकते हो कंपैरेटिवली जहां पे रोकुहारा टेंडेई एकदम इविल है, तो ब्राह्मण गैंग पूरी इविल नहीं होती है, वो थोड़ी ठीक होती है, और उसकी लीडर होती है सेंजू। अब भाई सेंजू के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सेंजू इस गैंग की लीडर होती है। और भाई इस गैंग में होते हैं अकाशी, जो कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन में भी था, और भाई इसे द गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। और अकाशी की छोटी बहन है सेंजू। अब भाई इस टीम में बेनकेई और वकाजा थे, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के आधे से ज्यादा मेंबर, शायद सीरीचिरो को छोड़ के जितने भी मेंबर थे वो ब्राह्मण गैंग में ही थे। और इसी गैंग में आगे चल के हमें पता चलता है कि ड्रेकन भी है। हाँ वो पूरे कपड़े पहन के नहीं घूमता है, लेकिन माइकी को बचाने के लिए, कांटो मांजी गैंग को हराने के लिए ड्रेकन भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है। और भाई जब ड्रेकन ज्वाइन किया है तो हमारा ताकीमिची कैसे पीछे होगा, तो आगे चल के ताकीमिची भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब बात करते हैं कांटो मांजी गैंग की, थर्ड गैंग ऑफ 3DTs की। भाई यहाँ का लीडर होता है माइकी। इस गैंग के मेंबर्स को हमें बहुत ज्यादा दिखाया नहीं गया था, लेकिन इस गैंग के जो मेन मेंबर होते हैं वो होता है सांजू। हाँ भाई सेंजू, सांजू और अकाशी, ये तीनों आपस में भाई बहन होते हैं, और सांजू को तुमने माइकी के साथ बचपन में भी देखे रहे होगे। तो भाई ये होता है, इसमें होता है कोकोनोई। भाई ये भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है कांटो मांजी को। तो फिलहाल तो यही 3 मेंबर हमें कांटो मांजी गैंग में दिखाए गए रहते हैं। अब क्या होता है, रोकुहारा टेंडेई का जो लीडर होता है साउथ, वो बार बार ड्रेकन को फोर्स कर रहा होता है कि वो उसकी गैंग में ज्वाइन हो जाए, लेकिन ड्रेकन ऑलरेडी ब्राह्मण गैंग में था, और ड्रेकन बिल्कुल भी साउथ के साथ काम नहीं करना चाहता था, तो वो बार बार मना कर रहा था। लेकिन एक बार ताकीमिची और ड्रेकन जब साथ में थे तो साउथ ने फिर इन्हें घेरा, और फिर साउथ ने कहा कि ड्रेकन तुम मुझे ज्वाइन करो, लेकिन ड्रेकन यहाँ पे मना करता है, जिसके बाद साउथ उसके बाद उसे एक पंच मारता है। तभी वहां पे आ जाती है ब्राह्मण गैंग, और दोनों गैंग एक दूसरे के सामने होती है। और भाई ड्रेकन भी अटैक कर देता है साउथ पे, और यहाँ पे होता है साउथ वर्सेस ड्रेकन। और भाई ताकीमिची को भी साउथ बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, लेकिन ताकीमिची भी उन्हें ज्वाइन नहीं करता है। अब यहाँ पे होता ये है कि ब्राह्मण और रोकुहारा टेंडेई एक दूसरे के सामने होती है,
लेकिन वहां पे पुलिस आ जाती है, इसीलिए भाई गैंग मेंबर जितने भी हैं सब वापस आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही भयानक चीज होती है कि साउथ के मन में ये रह जाता है कि इन दोनों ने मेरी गैंग नहीं ज्वाइन की, ड्रेकन और भाई ताकीमिची ने। उसके बाद एक दिन सेंजू जो होती है वो ताकीमिची की बहुत ही अच्छे दोस्त बनने लगती है। सेंजू कहती है मेरी उम्र का इस ग्रुप में कोई भी नहीं है, और वो ताकीमिची के साथ हंसने खेलने लगती है, ताकीमिची के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। और बहुत हद तक हमें ये भी लगता है कि सेंजू शायद ताकीमिची को पसंद करती है। इस चीज की कहीं पे भी क्लियरिटी तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ शर्माती वर्माती है ताकीमिची से सेंजू। उसके बाद भाई साहब होता यह है कि एक दिन सेंजू और ताकीमिची अम्यूजमेंट पार्क में गए रहते हैं, और वहां पे आ जाते हैं रोकुहारा टेंडेई के कुछ मेंबर्स जो कि गन लिए हुए थे। और भाई यहाँ पे ताकीमिची की एक नई चीज अनलॉक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ताकीमिची को फ्यूचर्स के कुछ भाई विजुअल्स दिखने लगते हैं, और भाई फ्यूचर के विजुअल्स ने उसमें देखा था कि सेंजू ताकीमिची को बचाते हुए मारी जाएगी। इसी वजह से ताकीमिची को मालूम था कि ये होगा, और ताकीमिची सेंजू को बचा लेता है गोलियों से। और तभी वहां पे उस समय आ जाता है ड्रेकन। भाई रोकुहारा टेंडेई के और भी आदमी आते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन ड्रेकन वहां पे खड़ा रहता है। अब भाई सब कुछ खाली हो गया था। सेंजू और ताकीमिची सोचते हैं कि अब चला जाए, लेकिन वहां पे ताकीमिची देखता है कि ड्रेकन को लग चुकी है गोली। और भाई इसी चीज के बाद ड्रेकन हमारे बीच में नहीं रहता है। इस चीज के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई गुस्सा था, और भाई ब्राह्मण गैंग डिसाइड करती है कि वो रोकुहारा टेंडेई को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर एक दिन रोकुहारा टेंडेई और ब्राह्मण गैंग एक दूसरे के सामने आते हैं, और उसी समय कांटो मांझी गैंग भी वहां पे आ जाती है। अब भाई लड़ाई होने वाली थी रोकुहारा टेंडेई वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस कांटो मांझी गैंग के बीच में। और भाई ये बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, हर कोई आपस में लड़ रहा होता है। वहीं पे भाई साहब ताकीमिची की डार्क इंपल्स एक बार फिर से उस पे हावी हो जाती है, और वो साउथ को इतना मारता है भाई, वो साउथ को इतना मारता है कि साउथ वहीं पे जान दे देता है। भाई साउथ अब इस दुनिया में नहीं रहता है भाई। और ये देख के भाई ब्राह्मण ग्रुप, रोकुहारा टेंडेई और कांटो मांझी हर कोई हैरान हो गया था। भाई ताकीमिची आता है साउथ को बचाने के लिए, लेकिन ताकीमिची का भी हाथ माइकी तोड़ दिया होता है। ताकीमिची को और मारने जा रहा था, तभी वहां पे आ जाती है सेंजू, और वो सर झुका के माइकी से माफी मांगती है और अपनी हार मान लेती है। कहती है कि ब्राह्मण गैंग हार गई। और इसी इंसिडेंट के बाद ब्राह्मण गैंग को सेंजू ने बंद कर दिया था। यहाँ पे रोकुहारा टेंडेई भी हार चुकी थी। तो अब जो गैंग थी जो हर जगह पे राज कर रही थी, वो थी कांटो मांझी गैंग। तो 3 डिटीज की लड़ाई में कांटो मांझी गैंग जो थी वो जीत गई थी। आगे चल के हमें पता चलता है भाई कि कांटो मांझी गैंग में कौन कौन ज्वाइन होता है। भाई रोकुहारा टेंडेई के कुछ मेंबर जैसे काकुचो, कांजी, शियोन, रिंडो एंड रैंड हतानी ब्रदर्स, भाई ये लोग ज्वाइन हो चुके थे रोकुहारा टेंडेई से कांटो मांझी गैंग में। भाई ब्राह्मण गैंग के भी 2 मेंबर वकाजा और बेनकेई, जो कि शायद स्ट्रॉन्गेस्ट थे उस गैंग में, भाई वो भी ज्वाइन हो जाते हैं कांटो मांझी गैंग में। आगे चल के हम देखते हैं कि हानमा भी इस गैंग में आ चुका है। तो अब कांटो मांझी गैंग एकदम अनस्टॉपेबल होने वाली थी। कांटो मांझी गैंग को शायद ही कोई रोक सकता था, लेकिन एक गैंग ऐसी और बनने वाली थी जो कि कांटो मांझी गैंग को भी रोक देती। अब कांटो मांझी गैंग हर तरफ राज कर रही थी। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे जापान के, वो कांटो मांझी गैंग में ज्वाइन हो चुके थे। लेकिन एक बंदा और था जो इस समय था हॉस्पिटल में, और उस बंदे का नाम था ताकीमिची। ताकीमिची हॉस्पिटल में रहता है, जहां पे उससे चिफुयु मिलने आया हुआ होता है। हमें पता चलता है कि कोकोनोई भी वहां पे रहता है, जो कि ताकीमिची को भाई हॉस्पिटल लेके आया रहता है। मतलब वो इनोई को देता है और इनोई से हॉस्पिटल लेके आया रहता है। भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिनाता भी आई हुई है, लेकिन चिफुयु यहाँ पे थोड़ा सा नाराज रहता है ताकीमिची से। ताकीमिची यहाँ पे बोलता है कि मुझे इस समय अकेला रहना है,
और ताकेमिची एक ही चीज सोच रहा था कि अब ताकेमिची क्या करेगा। हीना अंदर आती है, वो ताकेमिची को गले लगाती है और वो कहती है ताकेमिची अच्छे से रो लो। उसके बाद ताकेमिची कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जहां पे उसने बहुत अच्छे मोमेंट्स हीना के साथ बिताए। भाई वो लोग फायरवर्क्स भी देखते हैं, लेकिन अब ताकेमिची को बार बार ये याद आ रहा होता है कि भाई उसने माइकी को बचाने का वादा किया था। भाई यहाँ पे ताकेमिची सोचता है कि माइकी को कैसे बचाया जाए। यहाँ पे ताकेमिची को लगता है कि शायद अगर कांटो मांजी गैंग हार जाए तो मैं माइकी को बचा सकता हूँ। अब ताकेमिची ये डिसाइड करता है कि वो भी अपनी एक गैंग बनाएगा। इस गैंग का नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन वो सोच लिया था कि वो एक गैंग जरूर बनाएगा। वो सबसे पहले जाता है अपने दोस्त चीफुयू के पास, जहाँ पे पहले तो ऐसा लगता है कि चीफुयू गैंग नहीं ज्वाइन करेगा, पर भाई चीफुयू कहा कि मैं रुक जाओ, बस जॉब को रिजाइन दे के आता हूँ। और भाई चीफुयू तुरंत भाई साहब गैंग को ज्वाइन कर लेता है। तो टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन का सबसे पहला मेंबर होता है चीफुयू। भाई दूसरा आदमी जो था जिसे ताकेमिची ने जाके बोला था गैंग में ज्वाइन होने के लिए, वो था हक्काई। और भाई हक्काई बिना कुछ सोचे समझे वो उस गैंग में ज्वाइन हो जाता है। तीसरा आदमी होता है इनो, जो भाई ड्रेकन अब इस दुनिया में नहीं रहा था, तो इनो अब उसके गैरेज में काम करता था। लेकिन इनो से जब ताकेमिची ने जाके पूछा तो इनो ने भी कहा कि वो अब इस ग्रुप में है। चौथे नंबर पे जाता है ताकेमिची मित्सुया के पास। भाई मित्सुया पहले तो एकदम मना कर देता है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जब वो अपनी फैशन डिजाइनिंग करने जाता है, वहां पे देखता है ताकेमिची लोग आए हुए हैं उसे सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मित्सुया का मन बदल जाता है और वो टोमन की ही ड्रेस पहन के आता है और कहता है ताकेमिची आमेन। अब यहाँ पे पांचवें नंबर पे ताकेमिची जाता है पाचिन के पास। पाचिन भी भाई इस गैंग को ज्वाइन करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, और भाई इसी के साथ 80 से ज्यादा मेंबर पाचिन के साथ इस गैंग को ज्वाइन कर चुके हुए थे। इसके बाद भाई ताकेमिची जाता है एंग्री और स्माइली के साथ, जो कि एक रामेन शॉप चला रहे थे। भाई वो भी इस गैंग में आने के लिए शामिल हो जाते हैं। इसके बाद भाई ताकेमिची जाता है सेंजू के पास। ताकेमिची पूछता है कि सेंजू क्या तुम ये ग्रुप ज्वाइन करोगी? लेकिन जब से ब्राह्मण गैंग बंद हुई थी, सेंजू बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन यहाँ पे भाई हमारा ताकेमिची सेंजू को मना लेता है, और भाई सेंजू भी इस गैंग में आने के लिए मान जाती है। भाई हम ताकेमिची के दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं। ताकेमिची ने अपने जितने भी 4 दोस्त आकुन और जितने भी रहते हैं भाई सबको ज्वाइन करवा लिया था इस ग्रुप में। भाई अब इस गैंग के मेंबर थे चीफुयू, हक्काई, इनो, मित्सुया, पाचिन, एंग्री, स्माइली, सेंजू और भाई ताकेमिची के जितने भी दोस्त थे। और भाई इस गैंग का लीडर था ताकेमिची। तो भाई ये गजब की थी टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन। तो भाई इतने मेंबर हमें दिखाए जाते हैं टोक्यो मांजी सेकंड जेन को ज्वाइन करते हुए। अब इसी बीच ताकेमिची ये डिसाइड कर लेता है कि ये इस गैंग का नाम टोक्यो मांजी ही रखेगा, लेकिन सेकंड जनरेशन। तो इस गैंग का नाम आता है टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन। इसके बाद वो चीज होने वाली थी जिसका सबको इंतजार था। टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन वर्सेस कांटो मांजी गैंग। अब यहाँ पे होने वाला था टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन वर्सेस कांटो मांजी गैंग। भाई कांटो मांजी गैंग को भाई पहुंच गई नोटिस कि टोक्यो मांजी गैंग लड़ना चाहती है कांटो मांजी से, जहां पे माइकी एग्री करता है। और भाई एक डेट ये लोग फिक्स करते हैं जिस दिन ये लोग एक दूसरे के सामने होंगे। भाई कांटो मांजी गैंग में 500 से ज्यादा मेंबर होते हैं, और भाई कांटो मांजी गैंग में शायद 50 मेंबर। भाई जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आती है तो क्वांटिटी हम देख ही सकते हैं। लेकिन टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन वाले भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़ने पे बिलीव करते थे, और उनका मोटिव सिर्फ एक चीज था, कांटो मांजी गैंग को हराना। यहाँ पे माइकी कहता है क्या हमें टोमन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, तो अब इन्हें हमें फिनिश कर देना है।
मतलब इन्हें अब हमें हराना है। भाई टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग दौड़ती है, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हर तरफ एक ही बातें सुनाई दे रही थी कि भाई ताकेमिची बहुत ज्यादा कमजोर है, ताकेमिची बहुत जल्दी हार जाएगा। लेकिन ताकेमिची को काकुचो ने एक घूंसा मारा, जिसको ताकेमिची सहता है। उसके बाद ताकेमिची भी काकुचो को एक घूंसा मारता है, जिसकी वजह से काकुचो बहुत पीछे जाता है। और यहाँ पे टोमन के मेंबर एकदम चार्ज अप हो जाते हैं भाई, वो पागल हो जाते हैं, हर कोई फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन किससे क्या कर रहा था। सबसे पहली फाइट हो रही थी ताकेमिची और काकुचो के बीच में। दूसरी फाइट हो रही थी कांजी और चिफुयो के बीच में। शियोन लड़ रहा था आकुन से, मित्सुया लड़ रहा था हतानी ब्रदर्स से, शियोन इनो पाचिन लड़ रहे थे सारे मेंबर से, सेंजू लड़ रही थी अपने ही भाई सांजू से। और ये सब ऊपर बैठ के माइकी देख रहा था, जिसके बगल में था हानमा। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, ताकेमिची काकुचो को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था और भाई कांजी यहाँ पे चिफुयू को बहुत ही ज्यादा मार रहा था। लेकिन हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि शियोन को आकुन हरा देता है। भाई मित्सुया हतानी ब्रदर से लड़ ही रहा होता है, तभी वहां पे हक्काई आ जाता है। अब हक्काई मित्सुया वर्सेस हतानी ब्रदर रिंडो और रैन होता रहता है, जहां पे भाई ये बहुत ही अच्छी टक्कर देते रहते हैं। सेंजू और सांजू की फाइट में यहाँ पे हम देखते हैं कि सांजू जीत जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं मित्सुया और हक्काई मिलके रिंडो और रैन को हरा देते हैं। भाई लेजेंडरी डुओ को भाई यहाँ पे मित्सुया और हक्काई ने हरा दिया था। लेकिन एक चीज हमें दिखती है, इनो खड़ा रहता है और उसे मारते हैं बेनकेई और वक्काजा। अब यहाँ पे इनो को मार खाता देख कोनोई, जो कि भाई कांटो मांजी गैंग में था, उसका भी मन बदल गया और भाई वो इनो का साथ देने लगा। और यहाँ पे लड़ाई होने लगी बेनकेई वक्काजा, जो कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के बहुत ही खतरनाक मेंबर थे और अभी वो कांटो मांजी गैंग में है। इन दोनों की लड़ाई होती है इनो और कोकोनोई से। भाई अब यहाँ पे माइकी इशारा करता है कि हानमा तुम्हारा इस लड़ाई में जाने का वक्त आ गया है। अब हानमा लड़ाई में कूदता है और डिस्ट्रक्शन चालू कर देता है। भाई यहाँ पे कोकोनोई और भाई इनो दोनों ही हार गए थे बेनकेई और वकाजा से। और भाई माइकी के पीछे खड़ा रहता है पाचिन। भाई पाचिन आता है, माइकी को चैलेंज करता है। भाई लिटरली पाचिन ने बहुत अच्छी फाइट दी माइकी को, लेकिन यहाँ पे माइकी जीत जाता है। अब भाई यहाँ पे हानमा डिस्ट्रॉय कर देता है स्माइली एंग्री पेयन को और भाई ताकेमिची काकुचो से लड़ता रहता है। लेकिन जैसा कि अब हमें पता है कि ताकेमिची को फ्यूचर के कुछ सीन्स दिखने लगते हैं, फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखते हैं, वैसे ही ताकेमिची को दिखा कि टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग के मेंबर्स के ऊपर चढ़ गई है ट्रेन। और भाई वो सोचता है ये सब कौन किया है, तभी उसे पता चलता है ये सब किया था सांजू ने। भाई यहाँ पे भाई ताकेमिची भाग जाता है और काकुचो भी उसके पीछे भागता है। काकुचो कहता है कहाँ डर के भाग रहे हो ताकेमिची, तो ताकेमिची उसे सारी बात बताता है। तो काकुचो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद भाई ताकेमिची और काकुचो मिलके सांजू को रोकने जा रहे थे और भाई यहाँ पे काकुचो वर्सेस सांजू होता है, जिसमें भाई सांजू के पास तलवार रहती है, वो काकुचो को काफी डैमेज दे देता है। और भाई फिर शुरू होता है ताकेमिची वर्सेस सांजू, जहां पे भाई सांजू से ताकेमिची लड़ रहा होता है। तभी भाई काकुचो फिर पीछे से आता है और सांजू को एक चीज से हिट कर देता है। भाई यहाँ पे ताकेमिची ट्रेन रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। एट लास्ट ताकेमिची को ब्रेक मिल ही गया था और उसे खींच रहा था ताकेमिची, लेकिन ताकेमिची को ट्रेन से बाहर फेंक देता है काकुचो। और यहाँ पे भाई काकुचो अपनी पूरी जान लगा के ब्रेक खींचता है और भाई यहीं पे इजाना भी आ जाता है, मतलब इजाना उसके मन में होता है और दोनों मिलके भाई ब्रेक को खींचते हैं और ब्रेक लग जाता है और हर कोई बच जाता है। ताकेमिची यहाँ पे पहुंचता है काकुचो को बधाई देने के लिए, लेकिन देखता है कि काकुचो अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई यहाँ पे ताकेमिची इतना गुस्सा हो जाता है
कि वो सांजू से लड़ाई करने लगता है। लेकिन भाई सांजू था ताकतवर, उसके पास थी तलवार। वो ताकीमिची को मारने ही जा रहा होता है, तभी एक आवाज आती है कि ताकीमिची इतनी जल्दी हार मान गए क्या। और हम देखते हैं एक बाइक आके सांजू से लड़ती है और हम देखते हैं अपने सामने ताइजू शिबा को। भाई ताइजू शिबा ने भी भाई टोमन सेकंड जनरेशन को ज्वाइन कर लिया था। अब वो कहता है बॉस अब आपको हराना है माइकी को। और भाई यहाँ पे ताइजू ने तबाही मचानी चालू कर दी भाई हार्ड। और भाई यहाँ पे ताइजू 10-10 बंदों को मारे जा रहा था, तबाही मचा रहा था। तभी ताइजू के सामने आ जाते हैं वकाजा और बेनकेई। और भाई ताकीमिची भी पहुंच जाता है माइकी के सामने। भाई ताइजू वकाजा बेनकेई का लड़ाई होती रहती है, तभी बेनकेई और वकाजा अपना बेस्ट मूव मारने जा रहे होते हैं ताइजू को। लेकिन भाई ताइजू दोनों को पकड़ता है और पटक देता है जमीन पे, और इस लड़ाई का विनर बन जाता है ताइजू। हाँ भाई ताइजू ने लेजेंडरी डुओ को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सांजू जो होता है वो ताइजू को पीछे से आके स्वॉर्ड से हिट कर देता है, और हम देखते हैं कि हानमा, सांजू और माइकी तीनों मिलके ताकीमिची के अगल बगल खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे ताकीमिची ही अकेला होता है जो टोमन से बचा होता है। लेकिन भाई चीफ यू उठता है, फायर अप होता है और आके वो अटैक करने लगता है। चीफुयू को ऐसे देख के भाई साहब सबके अंदर आग वापस जल गई। भाई जितने भी टोमन के मेंबर थे जो एग्जॉस्ट हो चुके थे, एक बार फिर से उनमें आग लग गई और फिर से कांटो मांजी गैंग वर्सेस टोक्यो मांजी सेकंड जनरेशन होने लगी। और ये देख के माइकी की जो डार्क इंपल्स थी वो अब उसके ऊपर हावी होने लगी थी। भाई माइकी ने ताकीमिची को एक लात खींच के मारी और भाई ताकीमिची दूर जाकर गिरा। भाई आगे चल के उसने चीफुयू को भी मारा। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज तब हुई जब माइकी अपने ही टीममेट सांजू को मारता है। भाई सांजू, हानमा, एंग्री, स्माइली, माइकी किसी को भी नहीं देख रहा था कि वो कांटो मांजी का है कि टोक्यो मांजी का है। भाई माइकी बस मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। अब माइकी ने सबको धूल चटा दी थी। भाई हर कोई गिरा हुआ था जमीन पे। और भाई ताकीमिची और माइकी एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ पे माइकी को बहुत ही पुरानी चीजें याद आती हैं, वो मैं आगे बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ताकीमिची माइकी से लड़ता है और लिटरली भाई ताकीमिची अनस्टॉपेबल हो जाता है। असल में होता ये है कि ताकीमिची को फ्यूचर का विजन दिखने लगता है, मतलब फ्यूचर की कुछ कुछ चीजें दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से ताकीमिची को माइकी क्या कौन सा शॉट मारने वाला है ये पहले से ही पता चल जाता है। अब भाई यहाँ पे माइकी को ताकीमिची मार रहा था, कभी माइकी ताकीमिची को मार रहा था, और भाई ताकीमिची की ये चीज देख के हर कोई शॉक था। भाई सांजू शॉक था, मित्सुया शॉक था, हकाई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है माइकी के साथ। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जो माइकी की किक्स, अटैक्स को डॉज कर रहा था और भाई माइकी को हरा सकता था। अब भाई यहाँ पे लड़ाई होते होते ही माइकी कन्फेस करता है अपने डार्क इंपल्स के बारे में। भाई कुछ पास्ट की बातें बताता है जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी हैं। भाई ताकीमिची कहता है कि इस डार्क इंपल्स को अपने ऊपर हावी होने दो माइकी, इसे मत रोको, इसे मैं रोक लूंगा। और भाई यहीं पे माइकी डार्क इंपल्स को खुला छोड़ देता है, जो कि डार्क इंपल्स माइकी के ऊपर हावी हो जाती हैं। भाई माइकी अब कुछ भी नहीं देख रहा था, माइकी चला गया था बर्जर्क मोड में। भाई ताकीमिची फ्यूचर भी देख रहा था, तब भी भाई माइकी यहाँ पे उससे बहुत ही गजब टक्कर दे रहा था। तभी एक बार क्या हुआ कि माइकी ने ली स्वॉर्ड और वो स्वॉर्ड ताकीमिची के अंदर डाल दिया। भाई साहब यहाँ पे ताकीमिची की बस जान जाने ही वाली थी, लेकिन ताकीमिची ने भी और अंदर स्वॉर्ड अपने डाल के माइकी को गले लगा लिया। अब यहाँ पे माइकी भी अपने सेंसेस में आया और माइकी रोने लगा। माइकी बोल रहा था कि ताकीमिची ऐसा नहीं हो सकता, और ताकीमिची बस यहाँ पे मरने ही वाला था कि उसके पहले दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और भाई पास्ट में चला गया।
तो भाई अब यहाँ पे ताकीमिची देखता है कि वो टाइम लीप करके और पीछे आ जाता है अपने बचपन में, और ये टाइम रहता है 1998 का। भाई स्कूल बैग वो लेता है और वो माइकी के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे भाई माइकी के घर के सामने जाके ताकीमिची खड़ा रहता है, लेकिन उसे वहां पे कोई दिखता नहीं है। कुछ देर बाद वहां पे बाजी आता है और बाजी ताकीमिची को मारने लगता है और पूछने लगता है कि तुम हो कौन। और तभी उसी समय वहां पे एमा निकल के आती है और कहती है कि कितनी गलत बात है कि किसी के घर के सामने किसी को पीटना। उसके बाद वहां पे शिनिचिरो भी आता है जो कहता है अरे यार इस बाजी से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। और वहां पे हम देखते हैं कुछ दूर से सांजू भी चला आ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं सांजू, एमा, बाजी, शिनिचिरो मिलके ताकीमिची से ये पूछते हैं कि तुम कौन हो। ऑब्वियस सी बात है, बचपन में तो किसी को भी नहीं मालूम होगा कि ताकीमिची कौन है। और तभी हम देखते हैं वहां पे एंट्री होती है माइकी की। भाई माइकी आता है, माइकी पूछता है कि क्या हो गया, और ताकीमिची को ये लग रहा होता है कि हाँ माइकी भी यही कहेगा कि ये कौन है, ये मुझे कहाँ पहचान सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि माइकी ताकीमिची को देख के बोलता है ताकीमिची। मतलब भाई यहाँ पे माइकी और ताकीमिची दोनों ही टाइम लीप कर गए होते हैं। भाई दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागने लगते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होता है। भाई दोनों अपनी खुशी बयां नहीं कर सक रहे होते हैं। और भाई अब इन दोनों को समझ में आ गया था कि ये दोनों साथ में टाइम लीप कर चुके हैं। अब दोनों साथ में मिलके ये कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और भाई ऐसा होता भी है। भाई हर चीज ये लोग सही करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज ये करते हैं कि जब टोमन फॉर्म हो रही थी तो वहां पे ताकीमिची भी रहता है। मतलब ओरिजिनल मेंबर्स तो रहते ही हैं, जैसे माइकी, काजुटोरा, मित्सुया, बाजी, पाचिन, ड्रेकन, ये लोग तो रहते ही हैं, बट ताकीमिची भी वहां पे रहता है। और ताकीमिची कहता है मैं भी किसी को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। और भाई वो मेंबर कोई और नहीं, किसाकी ही रहता है। भाई किसाकी भी अब टोमन का मेंबर होता है। और माइकी भी कहता है मैं भी एक बंदे को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, और भाई वो बंदा होता है सांजू। भाई इस गैंग को हम टोक्यो मांजी फाइनल जनरेशन भी कह सकते हैं। और इस गैंग के मेंबर थे किसाकी, ताकीमिची, सांजू, पाचिन, ड्रेकन, माइकी, काजुटोरा, मित्सुया और बाजी। और भाई यही गैंग आगे चल के जापान की सबसे बड़ी गैंग बनती है, जो कि हर किसी को कॉन्कर कर ली होती है और बहुत ही खतरनाक होती है। इससे बड़ी गैंग जापान में कोई भी नहीं होती है, और इसने पूरी कंट्री को कॉन्कर कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं माइकी और ताकीमिची एक जगह पे खड़े होते हैं, उनके आंखों में होता है आंसू, और ताकीमिची और माइकी एक दूसरे से कहते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। भाई टोमन की एक मीटिंग रखी जाती है, जहां पे टोमन को डिसबैंड कर दिया जाता है। मतलब अब टोमन गैंग को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब कुछ ठीक हो गया होता है, और अब यहाँ पे आता है चर्च का सीन। लेकिन चर्च का सीन क्यों? क्योंकि हमारे ताकीमिची और हीना की शादी होने वाली होती है। भाई अब सब कुछ ठीक था, और भाई हीना और ताकीमिची की शादी हो रही होती है। यहाँ पे हम चीफुयू को देखते हैं, और चीफुयू के ही थ्रू हमें सबका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आखिरी में एंडिंग में सब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखता है माइकी, जो कि अब मोटरसाइकिल रेसर है, और ड्रेकन जो कि उसकी हेल्प करता है इस चीज में, और ड्रेकन उसका मैकेनिक और मैनेजर भी है। किसाकी और कोकोनोए TKEKO ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और सचमुच ये बहुत ही ज्यादा पैसा छाप रहे हैं। इजाना यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप चला रहा है, जिसका नाम होता है टेंजिकू। काकुचो, ताइनो, कांजी भी इन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं, और ये एक ऑर्फनेज चला रहे होते हैं। हतानी ब्रदर्स, रिंडो और रैन अपना एक क्लब चला रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सेंजू और सांजू, जिसको हम आकाशी सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, वो एक फेमस यूट्यूबर्स बन चुके हैं। और आकाशी जो है इन दोनों का प्रोड्यूसर है। शिनिचिरो को हम देखते हैं वो एज इट इज अपना एसएस मोटर शॉप चलाता है, और इनो जो पहले ड्रेकन की मदद करता था, वो अब शिनिचिरो की मदद करता है वहां पे। वकाजा और बेनकेई मिलके एक जिम खोलते हैं, जिसका नाम होता है गोजो जिम।
हम साउथ को देखते हैं जो कि इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन बन चुका होता है और पूरी दुनिया में उसका नाम होता है और वो कभी कभी गोजो जिम भी जाता रहता है। ताइजू को हम देखते हैं जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को अब ओन करता है। हक्काई और यूजुहा को हम देखते हैं कि हक्काई मॉडल बन चुका है और यूजुहा जो कि हक्काई की बहन है वो उसकी मैनेजर बन चुकी है। मित्सुयो को हम देखते हैं कि वो एक फैशन डिजाइनर बन चुका है बहुत बड़ा, और पाचिन और पेयान रियल एस्टेट के बिजनेस में घुस चुके हैं। हमें दिखाए जाते हैं एंग्री और स्माइली जो कि एज इट इज रैमेन शॉप पे अभी भी काम करते हैं। हमें दिखाया जाता है आकुन जो कि एक हेयर स्टाइलिश बन चुका होता है जो कि उसका सपना होता है। ताकीमिची के और सारे दोस्त भी बहुत अच्छी अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं, जैसे कोई फार्मिस्ट होता है, कोई गवर्नर के लिए वर्क करता है, कोई अपना फैमिली टेंपल चलाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है हानमा जो कि एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है और वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। उसके बाद हमें दिखाई जाती है एमा जो कि एक हाउसवाइफ है हमारे ड्रेकन की। यहाँ पे हमें चीफुयू दिखाया जाता है जो कि एक पेट शॉप का मालिक है और बाजी और काजुटोरा उसके साथ काम करते हैं। और यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि ताकीमिची की शादी हो रही होती है, हर कोई बहुत खुश होता है, सारे लोग यहाँ पे, हर एक टोक्यो रिवेंजर्स कैरेक्टर यहाँ पे जिंदा होता है, किसी की भी सैड एंडिंग नहीं है और यहाँ पे मिलती है हमें हैप्पी एंडिंग। और ताकीमिची की शादी में सब मजे कर रहे होते हैं और सब अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए होते हैं। खैर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बहुत लोग को नहीं पसंद आएगी लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे पसंद आई है। और मैं ये कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहूंगा कि टोक्यो रिवेंजर्स वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है भाई एनिमे इंडस्ट्री का। ये यहाँ पे खत्म होता है। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया कि एक एक चीज में पैनल में क्या लिखा है, कहाँ पे इमोशन शेयर हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम इस एनिमे, मान लो इसका एनिमेट हो या फिर तुम इसकी मांगा पढ़ो, तो तुम्हें इमोशंस फील हो, तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने पहले ही तो देख चुका है या फिर मैंने पहले ही तो कर दिया है। तो मैं तुम्हारा बिना मजा खराब किए इस चीज को एक्सप्लेन किया हूँ। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को हाइप, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।